नमस्कार. Good morning to each one of you. Once again, welcome in this bank branch audits day one, where we are going to discuss technical aspect of IRAC income recognition asset classification norms and restructuring norms. Technical views on the bank branch audit. And on 31st, we are planning a another session by CA Gopalji Agrawal on the reporting part. So welcome Akesh sir once again. Uh, हर साल की बात ही इस बार भी आपके कहते हैं ना कि व्यूज जब मिल जाते हैं ना, तो व्यास जी के व्यू मिलने के बाद हम बैंक ब्रांच ऑडिट को अच्छे से कर पाते हैं. आपने बोला 1 या 2 दिन में कर लेते हैं, बट हम लोग एटलीस्ट 3 4 5 दिन लगाकर उसे कवर कर पाते हैं. बट एक बार पढ़ना समझना अपडेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैंक ब्रांच ऑडिट आज की डेट में बहुत चैलेंजिंग हो तो चुका है. अभी तो उसको लग रहे हैं ऐप को डाउनलोड करने में। अ, तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे लिए रिक्वायरमेंट है कि अपने आप को अपडेट जरूर करें बिफोर स्टार्टिंग बैंक ब्रांच ऑडिट. एक मिनट. अनिल जी आपका मैंने म्यूट कर दिया, ठीक है. So about Akesh sir, Akesh ji is master blaster in bank branch audit. We can say Sachin Tendulkar of bank audit. So he is having a vast experience, 40 years plus as a post qualifications, and before that 6 7 years before qualification. So 47 years of experience in the bank branch audit, and practicing in Delhi, and delivered many lectures every year on बैंक ब्रांच ऑडिट. सभी जगह सर की डिमांड रहती है, सर के लेक्चर्स के लिए टाइम निकालना, समय देना. बट सर इज़ वेरी हम्बल एंड रेडी टू डिलीवर ए लेक्चर्स. हमारे साथ 10 साल से जुड़े हैं, तब से सर ने हर साल कासा के प्लेटफॉर्म पर मेंबर्स के लिए टाइम दिया और बैंक ब्रांच ऑडिट कैसे स्मूथली करें इससे अवगत कराया. तो सर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम ऑन कासा प्लेटफॉर्म एवरी ईयर. एंड जितने लोग आई थिंक जुड़े हैं आज की डेट में, जो जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं अभी जो ऑनलाइन जुड़े हैं उन सभी के पास बैंक ब्रांच ऑडिट होगा, मैं ये मान के चलता हूँ. क्योंकि फिजिकल प्रोग्राम में तो ये होता है कि मिलने भी लोग आ जाते हैं, बट यहाँ जो आए हुए हैं वो जरूर बैंक ऑडिट आया है तभी सुनने आए हैं, तो सबका स्वागत है. कोई भी क्वेरी है चैट बॉक्स में जरूर डालिएगा. पहले हम एक बार टेक्निकल सेशन के लिए सर की तरफ मूव करते हैं और डिस्कशन करते हैं. उसके बाद कोई भी क्वेरी है आप पोस्ट कीजिएगा लेटर ऑन. लास्ट के हाफ एन आवर में वी विल ट्राई कि ईच एंड एवरी क्वेरी को डिस्कस किया जाए. ओवर टू यू सर. ओके सर. Thank you, Sumit ji. Thanks a lot. Let me share my PPT also with you. यस सर. Uh, mm, mm, mm. अब शेयर करने के लिए I think everything is okay, is यस. visible, I am audible. Thank यस you, सर. यस friends. सर. Thank you for joining. कासा को हमेशा ही जब भी जो है करते हैं एड्रेस, सुमित जी का इतना प्यार है. इट्स रियली अमेजिंग. और बैंक ऑडिट का सीजन तो चलिए शुरू हो ही गया है. देयर हैव बीन सो मेनी सेमिनार, सो मेनी deliberations. The one thing that is very common in all this is that हम लोग जो अब अपना ऑडिट करते हैं, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे फिनिश करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि देखिए सर, स्टार्टिंग अच्छी हुई तो फिर एंड भी अच्छा होगा. स्टार्टिंग खराब हो गई तो फिर उसको पाइल अप, फिनिश करने में, कंपाइल करने में हमारे को काफी दिक्कतें आती हैं. सो वी हैव टू टेक स्टेप्स वन बाय वन एंड सी कि हम कैसे स्टार्ट करें सर अपने ऑडिट को. हमारे पास जब भी ऑडिट आती है, हमें सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि हमारे क्या एडवांसेस हैं बैंक के, ब्रांच के. दैट बिकॉज दैट विल फिक्स आवर फीस. हमें कंसेंट पिछले बार ऑडिटर से एनओसी भी लेनी होती है. दैट इज ऑल्सो ए मस्ट पार्ट. उसको आपको भूलना नहीं है. पीयर रिव्यू में ये चीज बड़ी पहले से यही पूछता है पीयर रिव्यूअर कि आपने एनओसी ली नहीं ली, ये सब चीजें जो हैं. देन वी हैव टू सी कि हमारे को क्या रिपोर्टिंग करनी है. बेसिकली देयर आर थ्री रिपोर्ट्स दैट वी हैव टू अटेंड टू. मेन रिपोर्ट हो गई. ये प्रिंटेड फॉर्मेट है, इसमें बहुत कुछ करने की चीज है नहीं. की ऑडिट मैटर्स है, एम्फेसिस ऑफ मैटर्स है, कोई आपकी क्वालिफिकेशन है, एमओसी का एक समरी आ जाती है कि आपने क्या एमओसी करी. तो दिस इज ऑलमोस्ट समझिए एक सॉर्ट ऑफ प्रिंटेड फॉर्मेट है जिसको हमें देना है. लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट है. इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग, चाहे वो जनरल बैंकिंग हो चाहे वो एडवांसेस हो. एडवांसेस मेनली इसमें कवर्ड हैं. आई वुड से मोर देन 80% ऑफ द एलएफएआर सारा के सारा आपका एडवांसेस में ही मिलेगा.
और जहां तक एडवांसेस की पोर्शन की बात आती है, इसके अंदर इन्होंने एक लेवरेज जो रेगुलेटर ने दी है, जिसने भी इसको फ्रेम किया, दे वेरी वेल न्यू कि जो हमारा स्टेचुटरी ऑडिट का जो टाइम पीरियड है, दैट इज वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टेड, 2 3 4 दिन का टाइम है, उससे ज्यादा हमें मिलता नहीं है। तो उसने हमें एक लेवरेज ऐसी दी है जो कि किसी भी ऑडिट में नहीं है, दैट इज सैम्पलिंग। कॉन्करेंट ऑडिट की बात करते हैं सर, उसके अंदर आपको कोई लेवरेज नहीं है, यू हैव टू अटेंड ऑल द अकाउंट्स। आप ये नहीं कह सकते कि सर इस अकाउंट में कुछ हुआ था और वो मैंने नहीं चेक किया। बट हियर इट इज अ ग्रेट थिंग दैट दैट हैज बीन गिवन टू द ऑडिटर्स, एंड दैट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में भी देखिए, जिसमें 10% से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है किसी अकाउंट का, या 10 अकाउंट से ज्यादा, उस अकाउंट को तो हमें सैंपल में लेनी है, दैट इज कंपलसरी। लेकिन अगर उससे कम का है तो हमारे ऑडिटर के ऊपर डिस्क्रिप्शन पे है कि आपको क्या सैंपल लेना है। सैंपल पार्ट्स ऐसे होने चाहिए, इट शुड बी, मतलब थोड़ा जुडिशियस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर हम 20 साल पुराने कोई अकाउंट को 10 साल पुराने अकाउंट को ले रहे हैं, वो करंट अकाउंट्स को हमने छोड़ दिया, दैट इज नॉट प्रॉपर। करंट ईयर के आपको अकाउंट्स को देखना है कि क्या क्या अकाउंट्स हैं जो कि आपको देखने हैं। अब इसके लिए हमारे को देखिए थोड़े से फिनेकल कमांड्स या सीबीएस का जो भी पैकेज यूज हो रहा है, लाइक बैंक्स और फ्लेक्स क्यूब, 2 4 कमांड आपको थोड़े से पता होंगे तो आपकी जो है वर्किंग वो दैट विल बी स्मूदर एज कम्पेयर टू द, अगर आपको नहीं पता है। ज्यादा कोई बहुत ज्यादा सीबीएस के अंदर आपको एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है, यू नीड ए वर्किंग नॉलेज, दैट्स ऑल। फिनेकल की बात करते हैं, देखिए हमें क्या देखना है, कौन से अकाउंट इस बार खुले हैं। यू कैन यूज वन कमांड विच इज HACS। HACS अगर आप कमांड यूज करेंगे, उसके अंदर आपको, अगर आप उसके अंदर पीरियड डालेंगे कि मुझे 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2026 देखने हैं, एंड टाइप ऑफ बैलेंस अगर आप डेबिट डालेंगे, तो वो आपको अकाउंट सारे दिखा देगा जो इस पीरियड के अंदर खुले हैं एडवांसेस के, दैट विल हेल्प यू। आपको देखना है लेजर व्यू करना है किसी पार्टी का, आप कमांड यूज करेंगे HACLINQ, तो दैट इज देयर। हैकलिंग जिसको बोलते हैं, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है, दैट इज ऑल्सो देयर फ्रॉम HACLINQ। आपको देखना है कोई एसेट स्टैंडर्ड है या एनपीए है, यू कैन यूज एच एसेट। आपको देखना है कि ये अकाउंट जो है कब लास्ट रिन्यू हुआ था, उसके लिए कमांड है HACLHM। आपको देखना है कि ये जो है अकाउंट के अंदर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे जो है प्रॉपरली अकाउंट में जो है गया है नहीं गया है, देयर इज अनदर कमांड विच इज कॉल्ड HAINTRPT। तो इस तरह के कुछ 5 7 बेसिक कमांड्स हैं, अगर आपको फिनेकल के ये सारे पता है तो। और थोड़ा सा आप अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 घंटे जाके, क्योंकि आप पहले जाएंगे ब्रांच में, यू विल गेट 100% कोऑपरेशन फ्रॉम द ब्रांच। किसी भी स्टाफ मेंबर को बता के आपके दिमाग में जो भी चीज आ रही है, वो आप देख लीजिए, बैठ जाइए उनके साथ और आप चेक कर लीजिए, यू विल बी एबल टू फाइंड कि इसमें से क्या क्या चीजें आपको मिलनी है। इसके अलावा बैंक्स पैकेज है जो कि कुछ बैंक यूज करते हैं, लाइक स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, वो उनका अलग पैकेज है। फ्लेक्स क्यूब यूज करता है कैनरा बैंक, यू कैन हैव फ्यू बेसिक कमांड्स ऑफ कैनरा बैंक इन फ्लेक्स क्यूब। इसके अलावा जितने भी बैंक्स हैं, सबका एक MIS होता है, क्योंकि अब देखिए हर चीज की जो है, आप जो है देखना है आपको अकाउंट की कौन से अकाउंट ड्यू फॉर रिन्यूअल है, किसमें स्टॉक स्टेटमेंट आई नहीं आई। जैसे अब स्टॉक स्टेटमेंट और इंश्योरेंस का भी फिनेकल में एक कमांड है, दैट इज कॉल्ड HCLL। लेकिन आप इंडिविजुअली अकाउंट को देखेंगे, दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप MIS पे जाइए, उनसे हर एक बैंक का एक अपना MIS होता है, उसके अंदर सारी रिपोर्ट्स जनरेट होती है। वो रिपोर्ट्स आप जनरेट करके जो भी आपके स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड है, वो रिपोर्ट्स आप जनरेट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें वहां पे एक कमांड है MIS RPT। MIS RPT के अंदर अगर आप EOD एक कमांड होती है, EOD के अंदर एक है, आपको वो बता देगा कि कौन से अकाउंट है जिसमें TOD हो रखा है, लाइक सेविंग बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट जिसमें डेबिट बैलेंस आ रहा है, कब से आ रहा है। कौन से ऐसे CC अकाउंट है, OD अकाउंट है जो कि ओवरड्रॉन है। इसके अलावा आपको अगर आपका टर्म लोन के देखने की कौन कौन से अकाउंट है जिसमें इंस्टॉलमेंट्स ओवर ड्यू है, तो उसके लिए फिर आपको लोन्स के अंदर जाना पड़ेगा। कौन से अकाउंट है जो कि आपको जो है रिन्यूअल पेंडिंग है, फॉर दैट पर्पज इन लोन फोल्डर यू विल गेट वन कमांड दैट इज REBPENT। तो इस तरह से करके हर एक बैंक का अपना अलग अलग सॉफ्टवेयर है, वहां पे आप जाके बहुत अच्छा जो है आप उसमें से निकाल सकते हैं। फिर आप अपनी सैंपलिंग देखिए कि मुझे कौन से अकाउंट चेक करने हैं। उन सैंपल्स को आपको LFAR के अंदर उन अकाउंट उनका जो है पूरी डिटेल देनी पड़ेगी कि उसकी क्या सैंक्शन लिमिट है, क्या आउटस्टैंडिंग है, और क्या परसेंटेज आपने सैंपल का लिया है। टोटल अपने आप को आजकल ऑनलाइन हो गया है, तो वो पूरा परसेंटेज निकाल के आपको दे देगा कि आपके टोटल आउटस्टैंडिंग ब्रांच की इतनी थी और आपने इतना परसेंटेज जो है अपने सैंपल में लिया। सो इट शुड बी रीजनेबल, इट शुड नॉट बी लाइक कि आपका जो 1% या 2% सैंपल आ रहा है। लेकिन एक रीजनेबल से 20%, 15%, 25%, वॉट एवर इट इज, लेकिन जो भी अकाउंट आप चेक कर रहे हैं,
मेक श्योर कि आप उन अकाउंट्स को चेक कर रहे हैं, सिंपली आपने ऐसे ही नहीं डाल दिया। क्योंकि उन अकाउंट्स के अंदर आपको सारी चीजें चेक करनी है। आपको वो देखना है कि क्या ये अकाउंट में जब भी सैंक्शन किया गया या एनहेंसमेंट किया गया, वो प्रोसेस जो कि बैंक ने आपको गाइडलाइन में दिया हुआ है, whether that has been followed, like whether pre-sanction inspection has been done, whether appraisal has been done properly, ITR है नहीं है, application proper है नहीं है, kind of things, all that, asset liability बनी नहीं बनी, credit appraisal proper है नहीं है, उसका रिलीज कैसे हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे हुई है। सो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू नो। तो उसके लिए क्या करना है सर आपको, इफ यू वांट आई कैन शेयर। बैंक वाइज मैंने एक चेकलिस्ट बना रखी है फॉर ऑल द स्कीम्स जो भी मैं कॉन्करेंट में करता हूँ। बिकॉज आपने कहा कि साहब मुझे चेक करना है कार लोन या हाउसिंग लोन। अब ये आपने उससे ब्रांच वाले से जब ये कह दिया, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो आपको 4-5 फाइल्स दे देंगे, बट हाउ यू गोइंग टू चेक दैट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं कहता हूँ सर आपको कार लोन करना है, आप एक चेकलिस्ट बनाइए कि इस बैंक के अंदर जब मैं कर रहा हूँ तो कार लोन मुझे चेक करना है, तो उसमें से मुझे क्या चीज चेक करनी है। ऑब्वियसली कोई भी लोन होगा तो आपको एप्लीकेशन चाहिए, आपको रिपेइंग कैपेसिटी देखनी है, ITR चाहिए, आपको उसकी सिविल देखनी है। सिविल के अंदर भी दो तरह के सिविल होती है, वन इज कंज्यूमर, अनदर इज कॉमर्शियल। आपको देखना है सर सिविल रिपोर्ट्स निकली है नहीं निकली है, और उनका सिविल का स्कोर क्या है। सिविल स्कोर जैसे इंडिविजुअल के केसेस में 300 to 900 होता है, इफ इट इज से 400 500, इट मीन्स कि इसके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोन से जो कि ओवरड्यू हैं, कुछ राइट ऑफ है, तो ऐसे केस में लोन नहीं होना चाहिए। कॉमर्शियल सिविल है जैसे, तो उसके अंदर CMR का होता है, CMR 1 2 3 4 5 6, अप टू 6 वी कैन से कि ठीक है। इफ इट इज CMR 8 और CMR 10, इसका मतलब है कि अकाउंट खराब है, उसमें अकाउंट में फर्दर जो है एनहांसमेंट या उसमें फ्रेश लोन नहीं होना चाहिए। प्री सैंक्शन विजिट होनी चाहिए पार्टी की हर केस में, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स गोल्ड लोन, या गोल्ड लोन में भी, लेकिन FDR वगैरह के जैसे होते हैं वो तो पहले एग्जिस्टिंग अकाउंट्स हैं। सो प्री सैंक्शन विजिट शुड बी देयर। उस पार्टी की असेट लायबिलिटी बनेगी कि उसकी कितनी असेट्स है, क्या लायबिलिटीज हैं। अगर वो कोई इनकम दिखा रहा है बिजनेस इनकम, तो उसकी ऑडिटेड बैलेंस शीट होगी। बैलेंस शीट के अलावा उसका जो है GST रिटर्न्स होगी, उसकी ITRs होंगी, डायरेक्टर्स की ITR होगी, और उसके बाद एक प्रपोजल बनेगा, अप्रेजल होगा इस अकाउंट का कि कैसे ये लोन दिया गया है, क्या ये इसको जो है एज पर एलिजिबिलिटी नॉर्म्स दिया गया है नहीं दिया गया है। उसके बाद आपको देखना है कि डॉक्यूमेंट्स जो लेने चाहिए, प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स, वो लिए गए नहीं लिए गए। तो उसके बाद अगर कार लोन है तो कोटेशन होगी, अगर हाउसिंग लोन है तो एग्रीमेंट टू सेल होगा, और अगर हाउसिंग लोन है तो उसके अलावा कुछ चीजें और होंगी जो कि मॉर्गेज के लिए कंपलसरी है, लाइक देयर विल बी LSAR, लीगल सर्च रिपोर्ट होगी पैरल एडवोकेट से, वो एक अनक्वालिफाइड ओपिनियन देगा कि सर इसके अंदर ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, इट्स क्लीन, देयर इज नो इनकम्बरेंस ऑन दिस प्रॉपर्टी, सरफरासी एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन दिस प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी कैन बी मॉर्गेज इक्विटली मॉर्गेज इफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मॉर्गेजर। वो क्लियर कर देगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। इसके अलावा आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए होगी। इसके अलावा जो है एक मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड होगी, जिसमें बोरोवर मॉर्गेजर आएगा, वो साइन करेगा कि आई हैव विजिटेड दिस ब्रांच विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग मॉर्गेज ओवर दिस प्रॉपर्टी। ये सब करने के बाद इनकी प्रॉपर्टी की सरसाई होगी। अगर कार लोन है तो सरसाई नहीं होगी, प्रॉपर्टी लोन है, कोई बिजनेस लोन है, तो उसके असेट्स की सरसाई होगी। उसका इंश्योरेंस होगा, उसका पोस्ट सैंक्शन इंस्पेक्शन होगा, अगर आपने कोई मशीनरी फाइनेंस की है तो उसका बिल होगा, इनवॉइस होगा, टैक्स इनवॉइस होगा। तो लाइक दिस यू हैव टू हैव ए चेकलिस्ट बिफोर प्रोसीडिंग टू द ब्रांच, या अगर आप ब्रांच में भी जाते हैं, जो अकाउंट्स आपने सेलेक्ट किए, पहले एक चेकलिस्ट बना लीजिए कि मुझे ये चीजें चाहिए। इफ यू वांट माय हेल्प आई कैन शेयर इट ऑल विथ यू, तो आप ये चीज देख लीजिएगा, तो दैट विल हेल्प यू। और उसके बाद आप यू कैन प्रोसीड। और उसके बाद जो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज MOC, memorandum of changes. Whatever you write, you can write in LFAR, लेकिन bankers have reply for each and everything. मैं देखता हूँ being a concurrent auditor of different banks, जब ऑडिटर ने LFAR में डाला है तो वो लंबी चौड़ी चीज डाल रखी है, उसके बाद उसका कंप्लायंस बड़ा सिंपल सा उन्होंने दे रखा होता है, चाहे वो रियलिस्टिक या प्रॉपर हो या ना हो, बट कंप्लायंस इज देयर। आपने लिखा भी, एक जगह देख रहा था, उन्होंने लिखा कि ये स्टॉक स्टेटमेंट के अंदर स्टॉक्स जो है बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द स्टॉक्स एज पर द ऑडिटेड बैलेंस शीट। और उसका रिप्लाई उन्होंने ये दिया हुआ है कि वी हैव विजिटेड द पार्टी प्लेस, जहां जाके हमने देख लिया कि हमारे स्टॉक्स है, सो सफिशिएंट स्टॉक्स आर देयर, उसको क्लोज कर दिया गया। ऑडिटर कह रहा है कि इसकी नेटवर्थ में नेगेटिव में है बिकॉज दे हैव विथड्रॉन देयर कैपिटल। उसका रिप्लाई उन्होंने ये दे दिया कि हमने पार्टी को कहा है कि वो आगे जो है अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस कर ले। सो LFR इज समथिंग विच इज दे आर नॉट वेरी मच बॉदर्ड।
दे आर बॉदर्ड अबाउट एमओसी। एमओसी में आपने क्या लिखा, क्योंकि इसका मतलब है कि वहां ब्रांच के अंदर कुछ ना कुछ जो है ऐसी चीज थी जिसके अंदर उन्होंने प्रॉपर उसकी जो है नहीं करी है, तो वो अल्टीमेटली जो है वो आपने उसके लिए कहा है कि सजेस्ट किया है कि इसकी जो है ये इस तरह से एंट्री होनी चाहिए या इस अकाउंट का ऐसे क्लासिफिकेशन होना चाहिए, तो दे आर कंसर्न विद एमओसी। और एमओसी भी आपको तीन तरह की इसके अंदर मिलेगी, वन अफेक्टिंग बैलेंस शीट, अनदर अफेक्टिंग पी एंड एल, फोर्थ थर्ड अफेक्टिंग असेट क्लासिफिकेशन। एमओसी देखिए नॉर्मली होती है, कहीं ना कहीं आपको ऐसी चीज मिलेगी जहां पे आपको एमओसी की रिक्वायरमेंट है। जस्ट नॉट जस्ट ओनली लोन्स, कई चीजें और भी हो सकती हैं, लाइक योर इनकम लीकेज, वहां पे भी हो सकती है। लास्ट ईयर मेरे एक फ्रेंड ऑडिट कर रहे थे, उन्होंने 18 करोड़ की एमओसी निकाली बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज रॉन्गली फेड इन द सिस्टम फॉर लोन अगेंस्ट एफडीआर। एफडीआर के लोन में उन्होंने फीड कर रखा था 3% का, होना चाहिए था 7%, एंड द अमाउंट वाज क्वाइट बिग, 235 करोड़ का लोन था। उसके ऊपर उन्होंने देखा जब इंटरेस्ट कैलकुलेशन करवाई मैनुअली तो 18 करोड़ रुपए का गैप था, डिफरेंस था, कम लगा हुआ था। इंटरेस्ट लगा था 3%, लगना था 7%। सो दिस वे इट हैपेंस, यू कैन फाइंड एमओसी एवरीवेयर। आप क्या कर सकते हैं एमओसी के लिए, एक दो चीजें और भी हैं, क्योंकि आपका खाली एमओसी असेट क्लासिफिकेशन का, एक तो असेट क्लासिफिकेशन है जिसमें आप सजेस्ट कर रहे हैं कि अकाउंट स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड है या सब स्टैंडर्ड से डाउटफुल है, वॉट एवर इट इज। अगर आप कोई भी अकाउंट को सजेस्ट करते हैं कि ये अकाउंट स्टैंडर्ड जो कि ब्रांच ने क्लासिफाई करा है और उसको सब स्टैंडर्ड करना है, तो आपकी एक एमओसी होगी असेट क्लासिफिकेशन चेंज की। वहां आप ये सजेस्ट करेंगे कि असेट क्लासिफिकेशन एज पर ब्रांच स्टैंडर्ड, एज पर आवर ऑडिटर इट इज सब स्टैंडर्ड। एक तो क्लासिफिकेशन ये चेंज हुआ। सेकंड क्लासिफिकेशन आपको देखना है क्या उसमें सिक्योरिटी जो फीड की गई है वो प्रॉपर है या नहीं है। सपोज ब्रांच ने कहा कि ये फुली सिक्योर्ड है, आपको लगता है ये सिक्योर्ड नहीं है, so same way you can classify the account as unsecured from secured, एक क्लासिफिकेशन ये चीज आ जाएगा। अब कोई भी अकाउंट अगर एनपीए होता है तो उसके कुछ इम्पैक्ट होते हैं, उसमें आगे कभी भी इंटरेस्ट जो है बुक नहीं होगा। पार्टी के अकाउंट को डेबिट हो सकता है लेकिन इनकम हेड में बुक नहीं होगा इन फ्यूचर। और अगर इस साल अभी तक कोई ऐसा अनरियलाइज इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट तो आपने बुक कर रखा है इनकम में, लेकिन आप देखते हो कि ये इंटरेस्ट जो है अनरियलाइज्ड है, तो ये आप सजेस्ट करोगे कि इसका जो है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एडवांस को जो है आप कहोगे कि कम होना है, विच विल अफेक्ट पी एंड एल। और आप कहोगे अनरियलाइज इंटरेस्ट को जो है बढ़ाना है, विच विल अफेक्ट द बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, दोनों साइड को इम्पैक्ट करेगा। तो आपको इस तरह से एमओसी बनानी है अपनी, आपको सारे इम्पैक्ट देखने हैं। तो सिंपली एक यही चीज नहीं देखनी है आपको, एक अकाउंट अगर एमओसी में आपने किया है कि अकाउंट स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड है, तो आई अरेक नॉर्म्स ये बोलता है कि अगर एक अकाउंट एनपी है तो सारे अकाउंट एनपी है। तो अब आपको उसके जितने भी अकाउंट्स हैं सारे के सारे सजेस्ट करने होंगे कि ये अकाउंट एनपीए है। उसको चाहे भले ही उन अकाउंट वो बिल्कुल अकाउंट्स में प्रॉपर रिकवरी हो, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन अगर एक अकाउंट एनपीए हो गया तो आपको सारे अकाउंट एनपीए करने पड़ेंगे, नॉट जस्ट मतलब खाली लेकिन इसी बैंक के इसी ब्रांच के करने हैं, ऐसा नहीं कि उसकी कहीं पे और भी है तो आप उसको लिमिट्स को कंसिडर करेंगे। तो आपको चेंज करना है उनके क्लासिफिकेशंस को। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको प्रोविजनिंग बढ़ानी है। एनपीए होने के बाद, एनपीए का होने के बाद प्रोविजनिंग होती है, प्रोविजनिंग हेड ऑफिस पे होती है, लेकिन आपसे ऑडिटर से सजेस्ट किया जाता है कि आप उसको बताएं कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, प्रोविजन कितने से बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए। प्रोविजन होता है सब स्टैंडर्ड के ऊपर, सिक्योर्ड के ऊपर 15% एंड सिक्योर्ड के ऊपर 25%। डाउटफुल में अगर अनसिक्योर्ड है तो 100% होगा, लॉस है तो 100% होगा, फ्रॉड है तो 100% होगा। लेकिन डाउटफुल के अंदर कैटेगरीज चेंज हो जाती है। अगर सिक्योर्ड है और D1 कैटेगरी है, दैट इज द फर्स्ट ईयर ऑफ डाउटफुल, द प्रोविजन विल बी 25% on secured portion. On D2, that is doubtful account which is between 1 to 3 years, वहां पे आपका जो प्रोविजनिंग होगी दैट विल बी 40%। और ऑब्वियसली D3 के अंदर तो 100% है। तो आपको क्या देखना है, आपको वर्कशीट मंगवानी है जिसमें अकाउंट D2 के अंदर या D1 के अंदर है, आप उनको ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए। D1 या D2 के अकाउंट देखिए, उसके अंदर आप ये देखिए कि अंदर सिक्योरिटी क्या दिखाई गई। नॉर्मली क्या होती है देखिए, अगर कोई सिक्योरिटी होती है तो बैंक अपना सरफेसी वगैरह का नोटिस दे के उसको एसेट्स को अटैच करके सेल करके अकाउंट को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन आपको D1 या D2 जिसके अंदर एनपीए का पीरियड काफी लंबा हो चुका है, उसमें अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी नजर आती है जो कि बता रही है कि स्टॉक्स एंड बुक डेट्स, व्हीकल, ट्रक्स,
तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि नॉर्मली आपको जो है रिलायजेबल नहीं, ना तो आपको स्टॉक रिलायजेबल मिलेगा, ना डेटर्स का रियलाइजेशन मिलेगा। कोई बेसिकली आपके पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो ये सजेस्ट करे कि ये चीजें जो इन्होंने दिखाई है सिक्योरिटी, वो एक्चुअल में रियलाइजेबल है। लाइक लास्ट ईयर वी वर डूइंग द स्टेशनरी ऑडिट ऑफ वन असेट रिकवरी ब्रांच। असेट रिकवरी ब्रांच में एक अकाउंट था D2 में, जिसका अकाउंट आउटस्टैंडिंग थी 1 करोड़ की। उन्होंने उसका प्रोविजन किया था 40% के हिसाब से 40 लाख रुपए का, एंड उसमें सिक्योरिटी दिखाई थी ट्रक्स। अब ट्रक्स का फाइनेंस किया है, D2 के अंदर है, इसका मतलब वो एनपीए में पहले से जो है 3 साल या उससे ऊपर हो चुका है। बैंक के पास कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई विजिट रिपोर्ट नहीं है जो ये बताए कि किसी ने उसको देखे हो उन ट्रक्स को, ना उसका कोई लेटेस्ट वैल्यूएशन हुआ है। तो अल्टीमेटली व्हाट वी हैड टू डू, क्लासिफाई द अकाउंट एज अनसिक्योर्ड, और जो प्रोविजनिंग है वो 60 लाख रुपए से बढ़ गई, 40 लाख से 60 लाख रुपए बढ़ गई। इसके अलावा आपको काफी ऐसे शायद केसेस मिल जाएं जिसमें होम बायर्स को बैंक ने फाइनेंस किया है। होम बायर्स हैं, एक प्रोजेक्ट बन रहा है बिल्डर का, उसमें बैंक नॉर्मली फाइनेंस करता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में होम बायर्स। जब वो फाइनेंस करता है तो 4-5 चीजें बैंक के पास आती हैं, लाइक लॉन्ग फॉर्म, वो सॉरी उनके पास आती है, बिल्डर्स बायर एग्रीमेंट आता है, ट्राई पार्टाइड एग्रीमेंट आता है, ओरिजिनल रिसीट्स आती है, परमिशन टू मॉर्गेज फ्रॉम बिल्डर आता है, और एनओसी फ्रॉम फाइनेंसर आता है if there is any financer। अब जब आप किसी बिल्डर को कल आप फाइनेंस कर रहे हैं किसी होम बायर को, द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, होम बायर का अकाउंट एनपीए हो गया है, डाउटफुल कैटेगरी में आ रहा है, आपको ये देखना है कि प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है। 2 साल 3 साल पहले हम जब ऑडिट कर रहे थे एक ब्रांच की, तो उसके अंदर D2 के अंदर कुछ होम बायर्स थे, काफी मोटा अमाउंट था, दे और वाले एनपीए, क्योंकि होम बायर्स पे नहीं कर रहे थे, और होम बायर्स इसलिए नहीं पे कर रहे थे कि उनका प्रोजेक्ट में पैसा फंसा हुआ था। जैसे ह्यूमन टेंडेंसी कि मेरा पैसा वहां पे बिल्डर ने फंसा रखा है, बैंक का पैसा फंसा ले। बट बैंक्स विल बी गोइंग अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट नॉर्म्स। उन्होंने उसको एनपीए किया क्योंकि उनको बिल्डर्स से के प्रोजेक्ट से कोई ऐसा मतलब नहीं, उन्हें तो अपनी रिकवरी चाहिए, रिकवरी आ रही है तो इट्स ओके। लेकिन चूंकि अकाउंट एनपीए हो गया, डाउटफुल कैटेगरी में है, हमें यह देखना है स्टेटस की, प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, क्योंकि उन्होंने तो जो है उसको सिक्योर दिखा रखा है। अब हम जब प्रोजेक्ट का स्टेटस देखते हैं तो देखते हैं कि बिल्डर इज बिहाइंड द बार एज पर द रिपोर्ट, जेल में है, प्रोजेक्ट 5 साल से कंप्लीट नहीं हुआ, प्रोजेक्ट इंसॉल्वेंसी में चला गया है, रिजोल्यूशन कोई आया नहीं, तो अल्टीमेटली इट मे बी लिक्विडेटेड। ऐसे केस में सिक्योरिटी अगर हम कुछ दिखाते हैं इट इज नॉट प्रॉपर, तो वो उसको अनसिक्योर्ड दिखाया, दिखाते ही सर 100% का प्रोविजन हो गया इंस्टेड ऑफ जस्ट 40%। तो दैट वे यू कैन गो अहेड। एमओसी में आपको कोई भी चीज आए, लेकिन एमओसी डालने के लिए आपको ये देखना है कि एक्चुअल में क्या एमओसी की रिक्वायरमेंट थ्रेशोल्ड क्या है। इसके लिए आपको क्लोजिंग सर्कुलर चाहिए होगा बैंक का। क्लोजिंग सर्कुलर ब्रांचेस के पास आ जाता है, आपके पास ब्रांच आ गई, आप ब्रांच को बोलिए कि आप अपना क्लोजिंग सर्कुलर हमको जो है मेल कर दें। क्लोजिंग सर्कुलर को आप गो थ्रू हो लीजिए, काफी लंबा चौड़ा 100-50 100-150 पेज का क्लोजिंग सर्कुलर होगा। उसमें आपके लिए सिर्फ 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। वन इसकी आपको कौन कौन सी स्टेटमेंट ऑडिट करनी है। कई कई स्टेटमेंट्स होती है जो कि अनऑडिटेड होती है, वो आप पहले से तैयार कर लीजिए, एक चेकलिस्ट बना लीजिए अपने पास कि ये स्टेटमेंट से जो कि ऑडिटर हमें चाहिए, ये अपने स्टाफ को आप दे दीजिए, ताकि वो डे टू डे बेसिस पे उनको टिक करता रहे कि ये स्टेटमेंट्स आ गई है जिसको हमें ऑडिट करनी है, ये नहीं है। तो दैट वे यू कैन कीप ए रेगुलर फॉलो अप कि ये एक्चुअल में स्टेटमेंट्स आई है नहीं आई है। अगर नहीं आई है, ऑब्वियसली देयर इज अ डिले ऑन पार्ट ऑफ द बैंक, आप अपना रिपोर्ट आगे मेल कर सकते हैं कि अभी हमारे पास ये स्टेटमेंट्स नहीं आई है। सेकेंडली, आप उसमें क्लोजिंग सर्कुलर में आप ये देखिए कि एमओसी कितने अमाउंट के ऊपर देनी है। ऐसा नहीं कि सर आप 10 रुपए की या 100 रुपए की एमओसी भी दें, एक थ्रेश होल्ड है, आप उससे ऊपर की एमओसी डालेंगे। कोई बैंक कहता है 1 लाख रुपए से के ऊपर की डालनी है, कोई कहता है 50, कोई 10। आपको ये देखनी है, आपको ये देखना है कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या बोलती है बैंक की। अगर एनपीए में रिकवरी होती है सपोज, तो उसकी अकाउंटिंग क्या होगी, क्या पहले प्रिंसिपल एडजस्ट होगा या पहले इंटरेस्ट एडजस्ट होगा। डिफरेंट बैंक्स के अपने अपने व्यू है। डेप्रिसिएशन के रेट्स लिखे होते हैं उसके अंदर, डेप्रिसिएशन का मेथड दिया होगा आपको। तो काइंड ऑफ थिंग्स लाइक दैट, कुछ प्रोविजंस उन्होंने दिए होंगे कि जो हेड ऑफिस लेवल पे होते हैं, जो हमारे यहाँ नहीं होंगे। कुछ ऐसे भी एक्सपेंसेस या इनकम होती है जो कि कैश बेसिस पे करते हैं वो लोग। दैट वे यू कैन गो है। तो आप ये चीज देख लीजिए, एंड देन व्हाट यू कैन डू इज, जैसे मैंने प्रिपेयर किया है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं इमीडिएटली द मोमेंट आई गेट मेल रिगार्डिंग दिस ब्रांच अलॉटमेंट। उसमें मेल लिखी रहती है, हम एक अपनी रिक्वायरमेंट लिस्ट उनको भेज देते हैं।
आई वॉन्ट लिस्ट ऑफ ऑल दोज अकाउंट्स विच हैव बीन, जो कि पहले एनपीए थे अब अपग्रेड हो गए हैं। क्योंकि हमें ये नहीं देखना खाली के अकाउंट्स एनपीए कौन से हुए हैं, हमें वो भी देखना है उन अकाउंट्स को जो कि पहले एनपीए थे और अब अपग्रेड हो गए फ्रॉम एनपीए टू स्टैंडर्ड। अब हमें इसमें दो चीजें देखनी है। देखिए, हमें एक तो ये देखना है कि जब अपग्रेड हुआ है तो क्या ये प्रॉपर एक्चुअल रिकवरी से हुआ है या इन्होंने कोई विंडो ड्रेसिंग करी है, किसी अकाउंट को टीओडी दे दी, वहां से उठा के इन्होंने कर दिया, उसी अकाउंट के अंदर कोई फ्रेश लोन दे दिया और उससे जो है इधर ट्रांसफर कर दिया पैसे को, कोई अकाउंट रिस्ट्रक्चर कर दिया उसको इस करके इस तरह से अपग्रेड किया है। तो आपको ये देखना है कि जो अकाउंट 31/3/25 को एनपीए थे उनका अपग्रेड का स्टेटस रहा। दूसरे आपको ये देखना है कि जो अकाउंट इस बार स्लिप हो गए हैं एनपीए में और फिर इसी ड्यूरिंग द ईयर अपग्रेड हो गए, आपको उनका भी ट्रीटमेंट देखना है। आपको वो अकाउंट देखने हैं जो कि इस साल जो है एनपीए हुए और अभी भी 31 मार्च 26 तक एनपीए रहे, उनको आप देखिए। क्योंकि अगर एनपीए हुए तो आपको ये देखना है कि जब एनपीए हो गए तो उसका जो अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट है, क्या बैंक ने उसका एंट्री करी है। अब अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट देखने के लिए आप सीसी अकाउंट देखेंगे, तो अगर वो सैंक्शन लिमिट से ऊपर आ रहा है तो ऑब्वियसली दिस कुड बी बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। या अगर आपको टर्म लोन देखना है तो फिनेकल में एक कमांड आती है HLAOPI, गो हैड, उसको देखिएगा, आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का जो है बाइफरकेशन मिल जाएगा। अब हमें ये देखना है कि कौन से अकाउंट इस साल रीस्ट्रक्चर हुए हैं, क्योंकि रीस्ट्रक्चर होते ही अकाउंट एनपी हो जाएगा। ये देख लीजिए, नए लोन जो कि 10 लाख से ऊपर है, मैंने 10 लाख ऐसे ही लिखा। अब अपने, अब जैसे कोई 1300 करोड़ की एक ब्रांच आई हुई है मेरे दोस्त के पास, तो वो 10 लाख नहीं होगा, इट विल बी हायर। तो आप अपने हिसाब से उस ब्रांच को देख लीजिए, उसमें आप देखिए कि क्या क्या लोन्स इस बार दिए गए हैं, सैंक्शन लिमिट हुई है, कौन से ऐसे लोन्स हैं जिनको एनहांस किया गया है, लाइक सीसी अकाउंट्स, जिसमें स्टॉक स्टेटमेंट पेंडिंग है, जिसमें इंश्योरेंस एक्सपायर है, ऐसे सीसी अकाउंट्स जिसमें अभी तक जो है बैलेंस शीट नहीं आई 31 मार्च 25 की, और ऐसे अकाउंट्स जो कि लार्ज बोरोवर्स हैं, 50 लाख मैंने जैसे कट ऑफ बनाई है कि वो उन अकाउंट्स जिनकी फैसिलिटी क्या क्या है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट सैंक्शन के हिसाब से क्या है, सीबीएस के हिसाब से क्या है, किनकी टर्म्स एंड कंडीशंस का अप्लाई होने बाकी है, किनके स्टॉक ऑडिट अलॉट हुए, उनकी डिटेल स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट आ गई। ये सब चीजें आपको देखनी है और ये आप अपने इनको दे दीजिएगा, उसमें से आपको काफी कुछ चीजें वो लोग तैयार करके रखेंगे। नहीं होगी तो यू विल इंसिस्ट कि हमें ये चीजें चाहिए, तो आपको एक बेस मिल जाएगा इस ऑडिट का आगे फर्दर प्रोसीड करने का, आपका टाइम वेस्ट नहीं। दिस वे यू कैन गो हैड। प्लस आप जब जाएंगे उससे पहले इनको कह दीजिएगा कि 3-4 रिपोर्ट्स वो रेडी रखें। एक होती है इनकी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट लेटेस्ट जो है आरबीआई है जिसको बोलते हैं, वो होनी चाहिए। कॉन्करेंट ऑडिट लेटेस्ट रिपोर्ट आपको चाहिए। स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट्स आपको चाहिए। इसके अलावा कोई अगर विजिलेंस हुई हो, कोई स्पेशल ऑडिट वहां पे हुई हो जहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो ब्रांच के अंदर, वो रिपोर्ट्स आपको चाहिए। यू हैव टू रिफर, एलएफआर भी यही बोलता है कि वेदर यू हैव कंसिडर्ड दीज रिपोर्ट्स, और वैसे भी आपको ये बड़ी हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि क्वाइट फ्रीक्वेंटली वी हैव सीन कि कई चीजें ऐसी लिखी जाती हैं। बीइंग कॉन्करेंट ऑडिटर, अभी एक शेयर करूंगा आप लोगों से केस, जहां पे स्टेचुटरी ऑडिटर ने हमारी रिपोर्ट नहीं देखी एंड दे मिस्ड ए वेरी गुड अकाउंट व्हिच शुड हैव बीन क्लासिफाइड एज एनपीए, 2 करोड़ के करीब का अकाउंट था। टेक्निकली इट वाज एन एनपीए अकाउंट, तो वो नहीं देखी तो उनसे मिस हो गई। अब आपको क्या देखना है कि आपको देखिए एमओसी तो खैर दिस इज वन पार्ट, लेकिन आपको बाकी चीजें भी देखनी है। एमओसी में आपको ये मिल सकता है जैसे सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वन अकाउंट, वन इज प्रायोरिटी एंड अनदर इज नॉन प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के अंदर जो है आपको कई तरह के लोन्स मिलेंगे, एग्रीकल्चर मिलेगा, एक्सपोर्ट्स मिलेगा, एमएसएमई लोन्स मिलेंगे इसके अंदर आपको। एमएसएमई के अंदर कंडीशन ये है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर अकाउंट पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो अकाउंट विल नॉट बी क्लासिफाइड एज एमएसएमई। तो एक, जब भी आपका ऑडिट शुरू हो आपके पास अगर वो स्टेटमेंट वो दे देते हैं इनिशियली, तो वो अकाउंट जो कि क्लासिफिकेशन जिसके अंदर लिखा होता है कि ये पार्टी है, इसका ये आउटस्टैंडिंग है, ये टाइप ऑफ लिमिट है, और उसके क्लासिफिकेशंस मिलेंगे आपको कि प्रायोरिटी, नॉन प्रायोरिटी, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, वो वाला आप देख लीजिए। आपने देखा कि कोई हाउसिंग लोन है जिसका जो है आउटस्टैंडिंग, उसकी सैंक्शन लिमिट 1 करोड़ है और उसको प्रायोरिटी में दिखा रखा है, वो गलत है, आपका एक एमओसी बन जाएगा, बिकॉज दैट अकाउंट हैज टू बी क्लासिफाइड एज एन नॉन प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस। एजुकेशन लोन 25 तक के प्रायोरिटी में आते हैं, तो एक व्यू अगर आप कर लेंगे तो हो सकता है 2-4 आपको एमओसी वहीं से मिल जाएगी। फिर आप इसकी सिक्योरिटी देख लीजिए, सामने लिखी होगी। सिक्योरिटी में क्या है, देखिए, सिक्योरिटी शुड बी टेंजिबल, इट शुड नॉट बी टेंजिबल। आरबीआई की गाइडलाइंस यही बोलती है। आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से एक प्राइमरी सिक्योरिटी है, एक कोलेटरल सिक्योरिटी है, दोनों का टोटल उसको एक्सीड करता है आउटस्टैंडिंग, दो अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज सिक्योर्ड। अगर वो
प्रॉपरली नहीं हुआ है क्लासिफाई, सिक्योरिटी अनटेंजिबल है, तो आपका जो है वो क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगा। एंड द सिक्योरिटी शुड बी टेंजिबल। इंटेंजिबल लाइक गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें इंटेंजिबल हैं। दीज आर नॉट एक्सेप्टेबल एज सिक्योरिटी एज पर आरबीआई नॉर्म्स। एक बहुत बड़ा केस हुआ था, फ्रॉड हुआ था हमारे यहाँ किंगफिशर का। किंगफिशर के केस में जो मेन सिक्योरिटी थी, इट वाज द ट्रेडमार्क ऑफ किंगफिशर व्हिच वाज वैल्यूड एट 3,406 करोड़ बाय ग्रैंड थॉर्टन, with disclaimer that this security, this valuation is only for internal purposes and not for investment। उसको इग्नोर करके बैंक्स ने दिया लोन, उसके बाद तो सबको पता है कि सर कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो सिक्योरिटी स्पेसिफाई की गई है सैंक्शन लेटर में वो होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी एनी इंटेंजिबल सिक्योरिटी। तो अगर वो है कोई, तो हमें क्लासिफिकेशन को चेंज करना पड़ेगा। प्लस एलएफआर के अंदर आपसे एक चीज और मांगी जाती है सर। एक वो कहता है कि वेदर चार्ज रजिस्ट्रेशन हैज बीन डन। अब इसमें चार्ज रजिस्ट्रेशन मींस देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशंस, वन इज आरओसी चार्ज एंड अनदर इज सरसाई। दोनों का अगर आपने चार्ज रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि अकाउंट सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हो जाएगा। बैंक के क्लेम्स एज इट इज इंटैक्ट रहेंगे। बैंक कैन फाइल दिस केस विद डीआरटी एंड ऑल दैट। लेकिन इसमें ग्रेव इम्प्लीकेशंस ये है कि एक तो आरओसी का चार्ज है विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट। आरओसी का चार्ज जो है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर हो जाना चाहिए। इट कवर्स ऑल द असेट्स जहां पे भी बैंक का फाइनेंस हुआ है, किसी भी इंडिविजुअल को या कंपनी को या किसी को भी, जिसमें किसी भी कंपनी के असेट्स इन्वॉल्व है। अगर वो कंपनी के असेट्स कहीं पे भी मॉर्गेज या हाइपोथिकेटेड हैं, तो उनका आरओसी का चार्ज रजिस्टर्ड होना चाहिए। इवन फॉर दोज लाइक कार लोन्स, कार का भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इवन एफडीआरस, टेक्निकली स्पीकिंग देयर इज नो एग्जेम्पशन फॉर लोन्स अगेंस्ट एफडीआरस, अगर एफडीआर कंपनी की है, और कुछ बैंक्स कराते भी हैं। नहीं कराया तो सर कोई ऐसी, मतलब ठीक है, इट्स अ वॉलेशन, दिस दिस विल बिकम पार्ट ऑफ योर एफएआर। लेकिन अगर आपको कोई केस ऐसा मिलता है जिसके अंदर कंपनी जो है एनपीए हो गई, उसके बाद केस चला गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर, वहां पे सीआईआरपी आरपी अपॉइंट हो गया, सीआईआरपी प्रोसेस शुरू हो गया, और आखिर में कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ और कंपनी लिक्विडेशन की तरफ ऑर्डर्ड हो गई है, एनसीएलटी ने कह दिया कि उसका लिक्विडेशन होगा। लिक्विडेशन मींस कि ऑल असेट्स विल बी सोल्ड ऑफ, और वो जितने भी क्लेमेंट्स हैं उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट ऐसा नहीं है कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके अंदर एक वाटरफॉल मैकेनिज्म है अंडर सेक्शन 53 ऑफ द आईबीसी कोड। वो ये कहते हैं कि दो तरह के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इसमें माने गए हैं। वन इज फाइनेंशियल सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनदर इज फाइनेंशियल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो अब जिसने आरओसी का चार्ज नहीं किया वो बन जाता है फाइनेंशियल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और उसका जो वाटरफॉल मैकेनिज्म है उसके अंदर उसका नंबर आ जाता है फोर्थ पे। और बाय दिस टाइम फोर्थ के बाद तो एसेट्स जब लिक्विडेट होती है तो फिर उसके बाद कोई चांस नहीं है रिकवरी का। तो वी हैव टू बी केयरफुल। देन देयर इज वन अनदर पोर्टल विच इज कॉल्ड सरसाई। ये भी एक पब्लिक पोर्टल है। कोई भी किसी भी कंपनी हो, कोई भी एंटिटी हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कंपनी हो, जिसने कोई बैंक से लोन लिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और कुछ असेट्स जिस चार्ज है बैंक के फेवर में, तो उसका सरसाई साइट पे रजिस्ट्रेशन होगा। आरओसी चार्ज के रजिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी बैंक उसकी है, आपके कंपनी की। सरसाई का रजिस्ट्रेशन करता है बैंक, और उसको एक सारी असेट्स को जो है, जितने भी असेट्स हैं जो कि जिस पे फाइनेंस किया गया है, आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है उसका। एंड दैट इंक्लूड्स इवन फ्लैट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, होम बायर्स के फ्लैट्स जो कि बिल्डर बना रहा है, जिसके अंदर अभी कोई मॉर्गेज नहीं हुआ, अभी हो सकता है 3-4 साल 5 साल लगे, स्टिल बैंक हैज फाइनेंस, तो उस फाइनेंस जो उसने किया है उसको सरसाई के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। दैट वी हैव टू सी। एग्जाम्पशन सिर्फ एक ही है, दैट इज व्हीकल। अगर कोई कार लोन को फाइनेंस किया है बैंक ने तो उसमें सरसाई कंपलसरी नहीं है, करना ही नहीं है उसको। अगर सरसाई रजिस्ट्रेशन नहीं होती उसके ग्रेव इम्प्लीकेशन है। का अकाउंट एनपीए हो गया, किसी बैंक ने अपना सरसाई नहीं किया, किसी और बैंक ने सेम असेट्स पे सरसाई वो कर रखा है फाइनेंस और उसकी सरसाई है, तो पहली चीज तो ये है कि अगर जिस बैंक ने सरसाई नहीं करी वो सरफेसी के अंदर नोटिस इशू नहीं कर सकता। इट्स एन एनपीए रिकवरी मैकेनिज्म, दे विल फॉरगो दैट। सेकेंडली, जिस दूसरे बैंक ने अगर उसको सरसाई कर रखी है और असेट सेल होती है एनपीए अकाउंट के अंदर, तो जो भी लिक्विडेट होकर प्रोसीड्स आएगी वो पहला राइट उसका होगा जिसने सरसाई कर। सो वी मस्ट बी केयरफुल कि ये सरसाई और या आरओसी का चार्ज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नाउ वी कम टू अनदर पार्ट।
दैट इज असेट क्लासिफिकेशन। कोई भी अकाउंट अगर स्टार्टिंग में होता है दैट विल बी अ स्टैंडर्ड अकाउंट। कोई भी अकाउंट ऐसा नहीं होता कि आज आपने लोन दिया और अकाउंट है सब स्टैंडर्ड। इट इज नॉट पॉसिबल। कोई अकाउंट आपने टेक ओवर किया बाहर किसी और बैंक से, जिसको बीटी केसेस बोलते हैं, उसकी पहले दो चीजें मांगी जाती हैं। एक तो स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाती है कि आपके यहाँ अकाउंट कैसा है, वेदर इट इज स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड। सेकेंडली उसका जो है वो फोर क्लोजर लेटर मांगा जाता है, कितनी आउटस्टैंडिंग है। और थर्डली जब अकाउंट पे हो जाता है तो उसकी एनओसी मांगी जाती है। दीज आर द थ्री थिंग्स। आपको देखना है कोई भी अकाउंट जो टेक ओवर हुआ है, कहीं उसमें टेक ओवर में ऐसा तो नहीं कि अकाउंट ही वहीं पे एनपीए था। एंड दीज केसेस आई हैव सीन इन फ्यू इंस्टेंसेस। जैसे एक केस था जहां पे अकाउंट को टेक ओवर किया एक बैंक ने, उसके अंदर जो स्टेटस रिपोर्ट था उसमें अंदर ये लिखा है कि अकाउंट इज स्टैंडर्ड एज ऑन 29 सितंबर, जबकि उस बैंक के अंदर 30 सितंबर को वो अकाउंट एनपीए हो। तो बाय हाइडिंग द फैक्ट्स दैट द करंट कंडीशन ऑफ दिस अकाउंट इज दैट दैट इज एनपीए, उन्होंने एक सिंपली एक लाइन अंदर लिख के 29 सितंबर अपने को सेव करने की कोशिश की। बट दिस इज सम काइंड ऑफ चीटिंग, और जो भी हम कहेंगे दैट इज बिटवीन बैंक्स व्हाट कॉल दे टेक। लेकिन आप ये भी देख लीजिए सर कि कहीं इसमें ऐसा तो नहीं है। फिर जब स्टैंडर्ड अकाउंट होता है तो उसके भी कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं, लाइक SMA 1, SMA 0, SMA 2। तो ये चीजें हैं जो कि आपको देखनी है। SMA 0 दैट इज ओवरड्यू अप टू 30 डेज। सी पहली बात तो सीसी अकाउंट SMA 0 नहीं होता, ओनली टर्म लोन्स SMA 0 होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका कोई अकाउंट है, सपोज आपने इंडिविजुअली भी कोई लोन लिया हुआ है और आपके कहीं भी पेमेंट में डिले हो गई एक भी दिन की, अकाउंट ओवरड्यू हो गया, तो अकाउंट क्या हो जाएगा, SMA 0 में चला जाएगा। एंड दैट दैट विल अफेक्ट योर सिबिल एज सच, क्योंकि SMA में चला गया तो सिबिल अफेक्ट। देन SMA 1, 131 to 60 days, SMA 2, 61 to 90 days। एनपीए अकाउंट्स में देखिए, जब भी कोई एनपीए होता है, लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, जिस डेट से एनपीए हुआ, नो फर्दर इंटरेस्ट टू बी चार्ज, प्रोविजनिंग एज पर नॉर्म्स, रिवर्सल ऑफ अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट। अब जब आप अगर अकाउंट को एनपीए कर रहे हैं, दिस विल अफेक्ट द एमओसी। आपको सारा वो रिवर्सल करवाना है एंड प्रोविजन करवाना है एंड स्टेटस चेंज करना है। कुछ की पॉइंट्स है इसके अंदर दैट वी मस्ट रिमेंबर। आयरिक नॉर्म्स अभी एक लेटेस्ट अपडेट अभी आया है, बाकी जो पुराने थे वो सारे के सारे इन्होंने पुराने जितने भी सर्कुलर्स थे, अराउंड ओवर 9,000 सर्कुलर्स, सारे के सारे बैंक ने हटा दिए हैं, आरबीआई ने। दे हैव कंसोलिडेटेड देम इन 244 मास्टर डायरेक्शंस। और ये मास्टर डायरेक्शंस आपको कहाँ मिलेंगे? आरबीआई की साइट में जाइएगा, उसमें नोटिफिकेशन में जाइएगा, वहां पे आपको ये मास्टर डायरेक्शंस मिलेंगे। फॉर अस द मास्टर डायरेक्शन डेटेड 28 नवंबर 2025 इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग आयरेक नॉर्म्स। ये आप अपना देख लीजिएगा। उससे आपको थोड़ा सा, वैसे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है इसमें, एज इट इज ऑलमोस्ट नॉर्म्स आर सेम। लेकिन आपके लिए ये पढ़ना जरूरी है बिफोर यू प्रोसीड। देन इट इज बोरोवर वाइज। एक अकाउंट अगर एनपीए हुआ तो सारे अकाउंट जो है बोरोवर के एनपीए होंगे। तो ये इसके लिए आपको क्या देखना है, उस कस्टमर की आईडी देखिएगा, कस्ट आईडी क्या है। HACS करके एक कमांड मैंने बताया, उसके अंदर CIF नंबर होता है, कस्टमर का अकाउंट नंबर डालिएगा, कस्ट आईडी, उसके जितने भी अकाउंट है सारे के सारे आपको। तो ऑब्वियसली जिस अकाउंट के अंदर रिकवरी हो रही है उसमें तो अनरियलाइज इंटरेस्ट नहीं होगा, उसका एमओसी अनरियलाइज इंटरेस्ट का कुछ नहीं बनेगा। लेकिन अकाउंट का क्लासिफिकेशन उन बाकी अकाउंट्स का भी हो जाएगा जो कि रिकवरी जिनमें प्रॉपर है। द अकाउंट वर ओके एज फार एज आर नॉर्म्स आर कंसर्न। लेकिन चूंकि एक अकाउंट एनपीए हुआ तो सारे अकाउंट एनपीए हो जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई गारंटी करी हुई है किसी अकाउंट के अंदर दैट अकाउंट विल नॉट बिकम एनपीए, लेकिन उसमें भी इंटरेस्ट बुक नहीं होगा इनकम हेड में। एक एग्जामेशन है जिसके अंदर अकाउंट एनपी नहीं होगा, कोई अगर LIC, NSC, KVP, FDR, ये केसेस हैं जिसके अंदर अगर कोई लोन दिया गया है और उसकी जो वैल्यू है FDR की, NSC की, KVP की आउटस्टैंडिंग से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली दैट अकाउंट विल नॉट बिकम एनपीए। सो दिस इज वन एग्जामेशन। अनदर इज बिल डिस्काउंट अंडर LC, वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीजें हैं एग्जामेशंस। अब आपको एक चीज और देखनी है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम ऑडिटर्स कई बार मिस कर जाते हैं, एंड दैट इज रिकवरी इन एनपीए अकाउंट्स। रिकवरी अगर कोई होती है सपोज किसी अकाउंट में, एनपीए अकाउंट में, तो उसका क्लासिफिकेशन दो तरह से होगा।
एक तो प्रिंसिपल एडजस्ट होगा, और एक अनरियलाइज इंटरेस्ट, अगर उस अकाउंट के अंदर कोई अनरियलाइज इंटरेस्ट है जो उस हेड में पड़ा हुआ है, तो क्या होगा कि वो अनरियलाइज इंटरेस्ट डेबिट होगा और वो बाकी इनकम में बुक। अब आपको क्या देखना है, लिस्ट मंगवाइए अनरियलाइज इंटरेस्ट एनपीए अकाउंट्स की, जो रिकवरी हुई है वो है। उनमें आप देखिए कि जिस डेट में रिकवरी हुई है क्या करस्पॉन्डिंगली इंटरेस्ट बुक हुआ है, उसके अकाउंट को डेबिट हुआ है। अगर वो कहते हैं कि ये पहले ही से इसमें सारा अनरियलाइज में कुछ भी नहीं आ रहा है, देन इट्स ओके, आप उनसे बाइफरकेशन मांग सकते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि इसके अंदर इंटरेस्ट अनरियलाइज था लेकिन बुक नहीं हो रहा है, आपकी एक एमओसी बनेगी इस केस में। और ये नॉर्मली ऐसे जगह होता है जहां पे सिस्टम थोड़े से वीक हो। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी एनपीए की रिकवरी है, कुछ बैंक्स ने इसको ब्लॉक कर रखा है, डायरेक्ट रिकवरी का जो पेमेंट का है वो एनपीए अकाउंट में नहीं जाएगा। एनपीए अकाउंट हो गया तो उसका अंदर कोई बोरोवर पेमेंट करना चाहता है तो पहले उसके सेविंग अकाउंट पे आएगा। सेविंग अकाउंट के बाद वो एक कमांड होती है एनपीए टीएम करके वो डालेंगे सिस्टम में, तो डायरेक्ट सिस्टम उसको बाइफरकेट कर देगा, जितना इंटरेस्ट अनरियलाइज्ड है उसको इनकम पे ले जाएगा। लेकिन आपका अगर सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, वो डायरेक्ट सीधे जो है अकाउंट पे ले जा रहा है, बोरोवर को अलाउ कर रहा है कि आप सीधे ले जाइए अकाउंट में पैसा। ऐसे केसेस में क्या होगा कि उसको सिस्टम को पता नहीं, वो प्रिंसिपल कम हो जाएगा, इंटरेस्ट। तो ये आप जरा चेक कर लीजिएगा। पहला साल एनपीए का सब स्टैंडर्ड होता है, वंस एक साल से ऊपर डाउटफुल में चला जाता है। उससे ऊपर ऐसे कोई ऐसा पीरियड नहीं है कि आपके डाउटफुल के साल 3 साल हो गए उसके बाद लॉस में जाएगा। देर इज नो सच थिंग जो लॉस को कोरिलेट करे उसके ईयर से। ईयर्स के हिसाब से, जो एजिंग के हिसाब से, देर आर ओनली टू क्लासिफिकेशन, सब स्टैंडर्ड एंड डाउटफुल। लेकिन एक जगह आपको, जैसे एनपीए के नॉर्म्स में कहा गया है कि आपको रिकवरी से मतलब है, आपको यू आर नॉट कंसर्न विद द असेट के उसके अंदर असेट्स क्या है। बट देर इज वन इंस्टेंस, वन एग्जेम्पशन, जहां पे ये भी हो सकता है कि अकाउंट जो है प्रॉपर हो, बिल्कुल रिकवरी आ रही हो, या अकाउंट में और प्रॉब्लम है, आप कहते हो इसको सब स्टैंडर्ड में डालना है, लेकिन आप डायरेक्टली उसको डाउटफुल और लॉस में डाल सकते हो। वहां पे आपको असेट की जो है कवरेज, जो है जो भी उसने प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी है, आपको वो देखना है कि उसमें कोई वैल्यूएशन में डिटोरेशन तो नहीं हुआ है। एट द टाइम ऑफ इनिशियल असेसमेंट, सपोज कोई लोन दिया गया था 2020 में, उस समय उसकी वैल्यू थी 10 करोड़ की। आज आपने देखा कि 25 में उसकी वैल्यू रह गई है 1 करोड़ में। नॉर्मली इट डजंट हैपन, क्योंकि पीरियड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। बट इन फ्यू केसेस आई हैव सीन, बिकॉज ऑफ सर्टेन टेक्निकल रीजंस, प्रॉपर्टी की वैल्यू जो 2016 में 10 करोड़ की थी, 10 करोड़ 28 लाख की, 2019 में अकाउंट एनपीए हुआ, और जब उसको जो है वैल्यूअर ने दोबारा वैल्यू किया तो उसकी वैल्यू आ गई 2 करोड़ रुपए की। दिस वॉज सिंपली बिकॉज दैट पार्टी, जब बोरोवर उसने जब अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया था, तो इट वाज इंटायरली एक्सक्लूसिवली मॉर्गेज इन फेवर ऑफ द बैंक। लेकिन बैंक ने गलती करी कि उसके रूफ राइट्स उसी के पास छोड़ दिए थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे हैड, मतलब उनका टेंशन ठीक नहीं था, उन्होंने 3 इंडिपेंडेंट फ्लोर्स बनाए, उनको इंडिपेंडेंटली रजिस्टर्ड कराया, सेल कर दिया, उसके जो प्रोसीड्स थे उससे अपने लोन को एडजस्ट नहीं कराया, वो उसको जो भी उन्हें करना था कर दिया। सो व्हाट द वैल्यूअर से इसकी, जब मैंने 16 में वैल्यूएशन किया था तब इसका 1028 था, बिकॉज यू वर द 100% आपके फेवर में था चार्ज। नाउ 2019 में यू आर वन फोर्थ ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, तो आपका तो वैल्यूएशन कम हो गया। सो एक्चुअल वैल्यूएशन इज जस्ट 2 करोड़। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी कम हो गई, 10 करोड़ से 2 करोड़ रह गई, आपकी वैल्यू करीब 80% कम। अब 80% कम होने का मतलब है अकाउंट तो सब स्टैंडर्ड है, लेकिन अब आपको क्या करना है, इसको डाउटफुल में डालना है। क्योंकि ये कहता है आरबीआई नॉर्म्स, इफ देयर इज एन इरोजन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स बिटवीन 50 to 90%, अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज डाउट। और अगर 90% से होता है तो सीधे आप लॉस में ले जाइए। तो ये एक चीज है। जब आपको देखना है फर्दर सब स्टैंडर्ड अकाउंट्स, कौन से सब स्टैंडर्ड अकाउंट होंगे, देखिए टर्म लोन का और सीसी के दोनों के अलग अलग तरीके। सीसी में 4 कंडीशंस हैं। फर्स्ट, सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर से लगातार 90 डेज और मोर कंटिन्यूअसली एज ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज मोर देन द सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर। आजकल सारा चीज ऑटोमेटेड हो जाएगी, 99.99% आपको सिस्टम मिलेगा कि ये अपने आप ही इसको अकाउंट को एनपी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपकी स्किल्स कहाँ पे होगी, ड्राइंग पावर की, उस पर आपको कंसंट्रेट करना है। क्या ये प्रॉपरली कैलकुलेट की गई है, उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं।
First condition is कि the balance with as on 31st March 2026 from 1st January to 31st January continuously it is overdrawn over the sanction limit or drawing power, account will be NPA. जितना इंटरेस्ट डेबिट हुआ है उतना आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आया नहीं है इस पीरियड में 90 डेज में, अकाउंट विल बी एनपीए. रिन्यूअल पेंडिंग है 180 डेज से ज्यादा, अकाउंट विल बी एनपीए. ड्राइंग पावर 180 डेज से ज्यादा का पर स्टॉक स्टेटमेंट 180 डेज से ज्यादा की है तो वो अकाउंट एनपीए हो जाएगा. अब यहाँ पे अगर आप आयरेक नॉर्म्स पढ़ेंगे उसके अंदर स्टॉक स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा जो है ना इतना क्लैरिटी नहीं दी. कहीं आपको ये नहीं मिलेगा कि ये लिखा हो कि साहब 6 महीने से ऊपर का अगर स्टॉक स्टेटमेंट है तो अकाउंट एनपीए हो जाएगा. बट यू हैव टू रेफर टू टू क्लॉजेस, पैरा 15(4) एंड पैरा 42.3. 15(4) में ये कह रहा है कि इफ outstanding of the account is based on the drawing power calculated from stock statement which is older than 3 months shall be deemed as irregular. रेगुलेटर ये कहता है कि स्टॉक स्टेटमेंट अगर 3 महीने तक पुरानी है, 1 महीने की पुरानी है, 2 महीने पुरानी है, 3 महीने पुरानी है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ओल्ड इरेगुलरिटी. वो यही माना जाएगा कि स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आई, आप अपने एलएफआर में दे सकते हैं. लेकिन 3 महीने इसके बाद फिर भी ये कंटिन्यूएशन में रहती है, स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आई, तो क्या होगा साहब, वो इरेगुलरिटी शुरू हो जाएगी उसके अंदर. एंड इफ दिस इरेगुलरिटी कंटिन्यूज फॉर 90 मोर डेज, 3 मोर मंथ्स, तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा सर, एनपीए हो जाएगा. क्लियर कट नहीं दिया बट यू हैव टू रेफर टू पैरा 42.3. ये कहता है कि वर्किंग कैपिटल बोरोअर अकाउंट दैट इज सीसी where irregular drawings are permitted in the account for continuous period of 90 days even though the unit may be working or borrower financial position is satisfactory. सीधा सा मतलब इन दोनों को कोरिलेट करेंगे तो ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर 6 महीने से ऊपर की स्टॉक स्टेटमेंट है तो अकाउंट एनपीए हो जाएगा. बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग आई हैव नेवर सीन एनी अकाउंट बीइंग क्लासिफाइड एज एनपीए बिकॉज ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ स्टॉक्स. क्योंकि जब मोमेंट आप से कि ये साहब स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आई, पता नहीं 10 मिनट के अंदर सारी स्टॉक स्टेटमेंट आ जाएगी. आप कहेंगे सिस्टम में दिखाओ, वो कहेंगे कि सर ये हमारे ऑफिसर की गलती है, उन्होंने सिस्टम में नहीं फीड किया, पहले से सबमिटेड थी. ये देखिए सर इसके ऊपर स्टैंप लगा हुआ है, बैक डेट का स्टैंप लग जाएगा. डीपी रजिस्टर भी मैनुअल मेंटेन हो जाता है, उसके अंदर भी वो दिखा देंगे. सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको इन तीनों चीजों में बहुत कम स्कोप है जहां पे आपको एनपीए मिलने के चांसेस मिलेंगे. क्रेडिट सफिशिएंट इनसफिशिएंट है ये भी किसी तरह से ये लोग करवा लेते हैं, बट आपको ये देखना है कि क्या ये क्रेडिट एक्चुअल में आया है पैसा. एक जगह मैंने देखा जहां पे इन्होंने किसी और थर्ड पार्टी के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर लिया इस अकाउंट में और अगले दिन उसको रिवर्स करके ये एंट्री डाल दी कि बिकॉज रॉन्गली ट्रांसफर्ड नाउ रेक्टिफाइड. तीनों चीजों में आपको चांसेस बहुत कम है कि एनपीए मिलेगा बिकॉज ऑफ क्रेडिट इनसफिशिएंट, बिकॉज ऑफ रिन्यूअल पेंडिंग, बिकॉज ऑफ डीपी कैलकुलेशन. फर्स्ट केस में भी आपको सैंक्शन लिमिट के ऊपर चांसेस ऑलमोस्ट निल है. आपको एनपीए कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे ड्राइंग पावर, एंड दैट इज योर मेन वेपन जहां पे आपको ये मिल सकता है. टर्म लोन में 91 डेज है, सीसीओडी में 90 डेज और मोर है, टर्म लोन में 91 डेज से हो जाएगा. अब हम रिन्यूअल की बात करते हैं. व्हाट इज रिन्यूअल अकाउंट, हर साल सीसी अकाउंट रिन्यू होना चाहिए. टर्म लोन में रिन्यूअल नहीं होता, नॉर्मली इट इज रिव्यू एंड इट्स अ स्मॉल फॉर्मेट जिसमें ये देखा जाता है कि हाँ साहब टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लाई हो गई है, पेमेंट आ रही है. इट्स अ वेरी सिंपल रिव्यू. बट सीसी इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रिन्यूअल क्योंकि सीसी सिर्फ 1 साल के लिए दी जाती है, इट्स नॉट फॉर इंडेफिनिट पीरियड. सीसी 1 साल के लिए दी जाएगी, उससे पहले पार्टी से कहा जाएगा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सीसी लिमिट कि आप अपने फाइनेंशियल सबमिट कीजिए, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट दीजिए, जीएसटी दीजिए, आप अपना नेटवर्क दीजिए, अपने एक्चुअल्स दीजिए, आगे के फाइनेंशियल्स दीजिए. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिन्यूअल इज डन. और फॉर सम रीजन अगर रिन्यूअल नहीं हुआ तो बैंक हैज द अथॉरिटी टू extend the period of this renewal for say 3 months, 6 months as per the bank policy. ऐसा भी नहीं है, कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि मैक्सिमम 6 मंथ्स हो सकता है या 6 मंथ्स ही कर देता है बैंक. बैंक्स हैव डिफरेंट व्यूज, डिफरेंट पॉलिसीज. कैनरा बैंक अगर आप कर रहे हैं वहां 3 तरह की कैटेगरी होती है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क. हाई रिस्क अकाउंट को सिर्फ एक ही बार एक्सटेंड कर सकते हैं एज पर देयर बोर्ड पॉलिसी. तो अगर आप ये देख रहे हैं तो ये शॉर्ट रिव्यू इज डन. हो सकता है बैंक इसको रिन्यू ना कर पाए किसी वजह से. अब रिन्यू नहीं कर पा रहा है तो सर क्या होगा, पार्टी का ऑपरेशन से आप टीपी जीरो कर दोगे. जीरो कर दोगे तो वो किसी वजह से प्रॉब्लम आ जाएगी. हो सकता है पार्टी अपने फाइनेंशियल्स को अभी सबमिट ना कर पाई,
या दे रखा है लेकिन अभी अंडर प्रोसेस है। सो शॉर्ट रिव्यू एज सच इज नॉट ए वेरी, मतलब कोई एक्सेप्शनल नहीं है। बट आपका क्या है, आपको ये देखना है कि ये शॉर्ट रिव्यू सिर्फ इसको अकाउंट को एनपीए से बचाने के लिए तो नहीं किया जा रहा कि एट द फैग एंड ऑफ द ईयर पूरे 2-2 साल से अकाउंट रिन्यू नहीं हो रहा है। फ्यू केसेस आई हैव सीन 2-2 3-3 साल से अकाउंट रिन्यू नहीं हुआ है, अकाउंट में टर्नओवर नहीं है, पार्टी सिर्फ अपना कैश जमा करा रही है। नॉर्मली थ्रू आउट द ईयर मोस्ट ऑफ द डेज इट इज ओवर द लिमिट, और उसके बाद आके आपने 25 मार्च को उसको फिर 6 महीने के लिए शॉर्ट रिव्यू कर दिया। दैट अकाउंट हैज टू बी क्लासिफाइड एज एनपीए। उसके लिए आपको, क्योंकि ये नीड बेस्ड है, आरबीआई ने क्लियर कट लिखा है कि टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स बैंक हैज टू सबमिट पेपर्स, गिव द रीजन कि व्हाई दिस शॉर्ट रिव्यू इज बीइंग डन। आप ये देख लीजिए इस चीज को। जहां पे अब हम कैलकुलेट करेंगे, जहां पे कंसंट्रेट करेंगे, दैट विल बी द ड्राइंग, एंड वी विल बी कंसंट्रेटिंग मोर ऑन सीसी अकाउंट्स। व्हाट आई प्रैक्टिकली डू इज, बैंक में आने के बाद ब्रांच जब स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज टू कंसंट्रेट ऑन सीसी अकाउंट्स। कौन कौन से सीसी अकाउंट्स है उसकी लिस्ट निकाली, उनके अकाउंट्स के ऑपरेशंस देखते हैं, उसमें से जो वीक अकाउंट्स लिखते हैं उनका फिर हम फर्दर एक्सपेंड करते हैं, और बेसिकली वी कंसंट्रेट ऑन डीपी। क्योंकि अगर डीपी प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं तो फिर वो अकाउंट जो है, इफ इट इज 90 डेज मोर ओवरड्रॉन, द अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए। डीपी निकालने का ये मेथड होता है सर, देखिए आप अपना स्टॉक्स पे डीपी निकलती है, बुक डेट्स पे निकलती है। स्टॉक्स में से आप ऑब्सोलीट स्टॉक्स लेस करते हैं, ट्रेड पेबल माइनस करते हैं। अब आपको यहाँ पे ट्रेड पेबल को देखना है। कई बार आपको स्टॉक स्टेटमेंट मिलेगी जिसके अंदर क्रेडिटर्स दिखाती ही नहीं है, बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा आ रहे हैं लेकिन आपके वहां पे आ ही नहीं रहे। दैट मीन्स उस पे अनपेड स्टॉक्स के ऊपर इसको मिल रहा है फंडिंग। आप देखिए कि क्रेडिटर्स है या नहीं है, उसको लेस करते हैं, क्या वो उसकी डीपी बनती है, मार्जिन कितना है, डीपी अगेंस्ट स्टॉक्स कितना आया। ऐसे बुक डेट्स में आप देखिए बुक डेट्स कितना है, मार्जिन कितना है, दोनों का जब आप ऐड करेंगे देन दैट विल बी द ड्राइंग पावर। ड्राइंग पावर कहाँ से गवर्न होगी, दैट इज गवर्न बाय द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ ए बैंक। अलग अलग आपको मिल सकते हैं इसके अंदर। आपके पास ऐसा भी केस आ सकता है जहां पे डीपी अगेंस्ट स्टॉक्स माइनस में है और डीपी अगेंस्ट बुक डेट्स प्लस में है। तो क्या फिगर आएगी ऐसे केसेस में, वेदर डीपी विल बी 100 और 300, दैट विल डिपेंड अपॉन बैंक्स ओन पॉलिसी। और वो जो है बैंक की जो डीपी पॉलिसी है वो आपको बैंक के क्रेडिट पॉलिसी में मिलेगी, और क्रेडिट पॉलिसी आपको मिलेगी बैंक के इंटरनेट के ऊपर। तो दिस वे यू कैन गो हेड। कई बैंक्स में आपको क्या मिलेगा कि साहब आपके एक लेवल के क्रेडिटर्स लिए ही नहीं जा रहे। सपोज 500 रुपए के क्रेडिटर्स है टोटल जो उसने पार्टी ने डिक्लेयर किए हैं, उसमें से 300 रुपए के उसने हटा दिए हैं, 200 रुपए के क्रेडिटर्स लिए हैं फॉर डिडक्टिंग इट फ्रॉम द स्टॉक स्टेटमेंट। अब ये बैंक की हर एक की पॉलिसी अपनी अलग है, दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द ऑडिटर्स। कोई कोई ये नहीं कह सकता कि साहब ये पॉलिसी गलत है, बिकॉज दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक। आप देखिए कि सर वो क्या बोल रही है। अगर वो कहते हैं कि साहब इस लेवल तक के क्रेडिटर्स हम एक्सेप्ट करते हैं जो कि असेसमेंट किया जाता है, सपोज हायर अथॉरिटी से सैंक्शन है, उन्होंने कहा कि इतने रुपए के क्रेडिटर्स जो है वो कंसिडर किए जाएंगे, देन यू विल हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दैट। लेकिन ऐसा भी ये ब्लैंकेट बिल्कुल एग्जाम्पशन नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द पार्टी। वहां जब असेसमेंट किया गया था 50 करोड़ का, उसमें से ये कहा गया था कि 10 करोड़ के क्रेडिटर्स हम एक्सेप्ट करते हैं, उसके ऊपर ही लेंगे। पार्टी की एक्चुअली सेल जो है मान चला 10 करोड़ की है, देन कोरस्पॉन्डिंगली द लेवल ऑफ क्रेडिटर्स शुड ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। वो ऐसा ब्लैंकेट नहीं होना चाहिए। लास्ट ईयर वी वर डूइंग द ऑडिट ऑफ वन बैंक, बिग बैंक, उसमें क्लियर कट सर्कुलर लिखा हुआ था कि एसबीआई ने जो था, एंड इट वाज ऑब्जेक्टेड बाय आरबीआई कि आप ऐसे ब्लैंकेट एग्जम्पशंस कैसे दे रहे हो, एक्सक्लूजन ऑफ क्रेडिटर्स। कंडीशंस बताई थी उन्होंने कि उसकी अकाउंट में ऑपरेशन सही होना चाहिए, तभी उसको ये फैसिलिटी मिलेगी। उसके जो है करंट रेशियो जो है अबव द थ्रेश होल्ड होनी चाहिए, विच इज आई थिंक 1.25 और 1.33 जैसे भी उनकी स्कीम है। उसके जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो जो है डिटोरिएट नहीं होनी चाहिए जो पहले वाली से, और ये सो इट्स नॉट जस्ट ब्लैंकेट, इट हैज टू बी कोरिलेटेड विद द बैंक्स ओन सर्कुलर एंड गाइडलाइंस। आप ये देख लीजिए। एग्रीकल्चर में सर अलग होता है मॉनिटर इसके अंदर। अब जहां तक हम डीपी की बात कर रहे हैं सर, एक कई चीजें प्रैक्टिकली और भी आती है। जैसे आपने एडवांस टू सप्लायर्स दिया, उसको आप क्या करेंगे, क्या बोलती है पॉलिसी। लास्ट ईयर हम कर रहे थे, वहां पे उसने जो है अपने डेटर्स तो दिखाए थे 1 करोड़ के और 16 करोड़ के दिखाए थे एडवांस टू सप्लायर्स, और उसको बुक डेट्स में ऐड कर रखा था। बैंक बैंक की पॉलिसी देखी तो उन्होंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा था एडवांसेस टू सप्लायर 50 लाख रुपए। तो द डिफरेंस विच इज देयर वो एक्सेप्टेबल नहीं था। तो इसको दैट हैज टू बी कंसिडर्ड लाइक दैट। या अभी एक केस है सर,
पार्टी की लिमिट है 14 करोड़ रुपए की, उसको इनहांस किया गया लास्ट ईयर, वो बन गई 22 करोड़ की। 5 अक्टूबर को फैक्ट्री में आग लग गई। अब डीपी किस पे बनेगी? दैट इज वन थिंग दैट वी हैव टू मेक श्योर। हम उसकी डीपी अगर कह देते जीरो क्योंकि अभी स्टॉक्स नहीं है, तो फिर पार्टी की डीपी जीरो होने पे उसके ऑपरेशन ही रुक जाएंगे, अकाउंट एनपी हो जाएगा। अब डीपी अलाउ कर रहे हैं फायर क्लेम के ऊपर। 6 महीने से अभी तक सिर्फ पार्टी के स्टेटमेंट के बेस पे सारा के सारा डीपी कैलकुलेट हो रही है। पार्टी ने कह दिया है मैंने 23 करोड़ रुपए का फायर क्लेम कर रखा है। टिल 28 मार्च, 26 मार्च देर इज नो रिकॉर्ड अवेलेबल इन द बैंक जो कि ये सजेस्ट करे कि हाँ भाई इतने तक का क्लेम किया हुआ है। सर्वेयर ने कहा हुआ है, मेल डालिए कि आई हैव डन द सर्वे, लेकिन कितने पे उसने जो है एडमिट किया है, असेस किया है, कितना इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ है, चलिए उसको तो बाद में होगा जो कि मिलेगा। लेकिन देयर हैज टू बी अ प्रोसेस कि किस पे किस जो अमाउंट जो एक्चुअल में इंश्योरेंस कंपनी ने उसको एडमिट किया है, हम उसको तो डीपी में ले लें, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ एक पार्टी के डिक्लेरेशन के बेसिस पे कि मैंने 23 करोड़ का इंश्योरेंस क्लेम डाला हुआ है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, वी हैव गिवन इट इन रिपोर्ट। और इन बिटवीन स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट हैज आल्सो कम 31 दिसंबर 2025 की उसने बेस बनाया है। और उसमें उन्होंने 3 करोड़ का निकाला है क्योंकि उनके पास भी कोई पेपर्स नहीं थे, तो उन्होंने भी जो है जो क्लेम किया गया था उसको बुक डेट्स में से हटा दिया है। नाउ कंसिडरिंग दीज टू रिपोर्ट्स, स्टैट्यूटरी ऑडिटर विल डेफिनेटली मेक दिस अकाउंट एस एनपीए एंड इट्स अ बिग अकाउंट, 23-24 करोड़ की आउटस्टैंडिंग। तो हमें ये चीज देखनी है सर, वो रिलेट करना है। अगर बड़ा अकाउंट है तो आपको फाइल मंगा के देखना है। सिंपली उसका अकाउंट ऑपरेशन देख लिया ये कोई बात नहीं, ठीक है चल रहा है, बट यू मे फाइंड मेनी अदर थिंग्स लाइक स्टॉक स्टेटमेंट हम पार्टी की देख रहे हैं। बिसाइड्स दिस क्लेम, उसने 7 करोड़ रुपए का एडवांस टू सप्लायर्स दे रखा है एंड दिस हैज बिगन ओनली फ्रॉम अक्टूबर, जब से फायर हुआ है। उससे पहले उसके अगर स्टॉक स्टेटमेंट देखेंगे कभी भी उसने एडवांस नहीं दिया हुआ है। अब पार्टी का काम जब रुक गया, कोई काम नहीं हो रहा है, तो उसने एडवांस दे दिया सप्लायर्स को, दैट 7 करोड़ रुपीज इज कंटिन्यूइंग सिंस अक्टूबर। और आज मार्च आ गई है, उसका मूवमेंट नहीं है, वो एज इट इज अमाउंट पड़ा हुआ है। तो आई कैन स्पेल सम काइंड ऑफ थिंक दे मे बी अ डाइवर्जन ऑफ फंड्स। आपको देखना है सर, असेस करना है इस चीज को। एग्रीकल्चर पे करते हैं, इनका अलग होता है सर सिस्टम। ये क्रॉप सीजन के हिसाब से होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, एक सीजन से ऊपर है तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप हो गया। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जिसका एक सीजन से कम है। क्रॉप सीजन इसको कौन डिफाइन करता है? एसबीएलसी डिफाइन करती है। रिपेमेंट पीरियड बैंक फिक्स करता है। सो थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एग्रीकल्चर भी देख रहे हैं। क्रॉप सीजन क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, लॉन्ग ड्यूरेशन है। क्रॉप सीजन क्या है, वो एसबीएलसी की चाहिए। रिपेमेंट कब फिक्स किया बैंक ने, वो आपको बैंक के सैंक्शन लेटर से मिलेगा। अब आप कोई अकाउंट देखते हैं जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप सीजन का है, और वो दो क्रॉप सीजन जो है उसके अंदर ऐड होगी फ्रॉम द डेट द अकाउंट बिकम्स ओवर ड्यू। आपने रिपेमेंट देखा, उसका रिपेमेंट था सपोज उसका 31 मार्च 2024। अब उसका रिपेमेंट पीरियड के बाद आपने देखा कि उसका पैसा नहीं आया है, तो उसके अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप सीजन है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो आपको 2 सीजन उसमें ऐड करने पड़ेंगे, क्रॉप सीजन। सेव देयर ऑफ 6 मंथ्स, तो 1 साल और ऐड करना पड़ेगा। अगर 31 मार्च 2025 तक भी अगर वो पैसा नहीं आया था तो अकाउंट शुड हैव बीन क्लासिफाइड एज। ये चीजें आपको देखनी है, इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो इस तरह से है। ऐसे गोल्ड के बारे में देयर आर मेनी मिसकंसेप्शंस अबाउट गोल्ड। कोई कहता है सर गोल्ड लोन को जो है एवरग्रीनिंग की गई तो अकाउंट को एनपीए कर देंगे। कोई मतलब देयर आर सर्टेन मिसकंसेप्शंस अबाउट गोल्ड लोन। देखिए, कि आपने गोल्ड दिया, दैट इज फॉर 1 ईयर। पार्टी ने पैसा नहीं दिया, बैंक ने एक नया अकाउंट खोला और उसको ट्रांसफर कर दिया, सो द अकाउंट विल बी मेड एज एनपीए, नॉट लाइक दैट। आरबीआई के सर्कुलर को देख लो, 28 नवंबर 25 का है, कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट फैसिलिटीज। क्लियर कट कहता है सर कि अगर अकाउंट ऐसा है जिसको आप मतलब ये कंडीशंस फुलफिल हुई, तो आप उस अकाउंट को विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ कैश इन द अकाउंट, ऑब्वियसली इंटरेस्ट हैज टू बी रिपेड, लेकिन प्रिंसिपल के पेमेंट करने की जरूरत नहीं है पार्टी को। आपको अगर रिन्यू करना है या आपको इनहेंस भी करना है, देयर आर जस्ट 4 कंडीशंस। फर्स्ट, उसका जितना इंटरेस्ट एक्रूड था वो पे हो जाना चाहिए, ऑब्वियसली दैट विल बी पेड इन कैश और बाय फंड्स ट्रांसफर। सेकेंडली, अकाउंट हैज टू बी स्टैंडर्ड। अगर सब स्टैंडर्ड हो गया तो उसमें ये इस तरह का रिन्यूअल करके अकाउंट को आप नहीं कर सकते जस्ट। थर्ड, परमिशेबल एलटीवी इज टू बी मेंटेन, दैट इज द मार्जिन।
अलग अलग उसका अलग अलग स्लैब्स है, उतना मार्जिन मेंटेन होना चाहिए। फोर्थ, उसका असेसमेंट होना चाहिए प्रॉपर। बैंक आरबीआई ये कहता है एक फ्रेश असेसमेंट होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम द बोरोवर। अगर बोरोवर की रिक्वेस्ट नहीं आई और बैंक ने अपने ही लेवल पे सब कुछ कर दिया, ऑब्वियसली द सेकंड अकाउंट, वो अकाउंट जो है वो विंडो ड्रेसिंग है और उसको जो है एनपीए करना है। लेकिन अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो गई तो अकाउंट को एनपीए नहीं करना है आपने। दिस इज द लेवरेज विच हैज बीन गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको फ्रेश वैल्यूएशन करानी है, फॉर्मल रिक्वेस्ट होनी है, जितना पुराना इंटरेस्ट एक्रूड था वो सारा रीपे करना है, मार्जिन आप प्रॉपर होना चाहिए और अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। अकाउंट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एनपीए, उसको विंडो ड्रेसिंग भी नहीं माना जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं, देखिए कई बार अभी मैंने आपसे कहा कि अपने को पिछली रिपोर्ट्स को देखना है, लेटेस्ट स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट देखनी है, लेटेस्ट कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट देखनी है। क्या कहना चाहते हैं एग्जिस्टिंग ऑडिटर्स? कोई अकाउंट ऐसा तो नहीं है कि जिसके अंदर अकाउंट एनपीए होना था लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। लास्ट ईयर आई वाज डूइंग द कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ वन ब्रांच ऑफ ए पब्लिक सेक्टर बैंक। अकाउंट के अंदर ये कंडीशन थी, जोनल ऑफिस से सैंक्शन हुआ था, 1,95,00,000 रुपीज की उसकी लिमिट थी। जब उसका रिन्यूअल आया तो उसके अंदर रिन्यूअल में ये हायर अथॉरिटीज ने ये कहा कि ये इस अकाउंट के अंदर ऑपरेशंस प्रॉपर नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। सो इट दैट अकाउंट वाज मार्क्ड फॉर एडजस्टमेंट कि उसकी जो डीपी है, उसका सैंक्शन लिमिट है, उसको ग्रेजुअली कम करना है। उन्होंने ये कंडीशन निकाली थी कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2024 हर महीने 1,70,00,000 रुपए जो है, हर महीने जो है उसके 2.5 लाख रुपए जमा होंगे। ऑन 1 दिसंबर द बैलेंस शुड बी 1,70,00,000 और जो लिमिट है वो 1,70,00,000 हो जाएगी। पार्टी ने जमा नहीं कराया, बैंक ने उसको एडजस्ट भी किया, ब्रांच ने, उसकी लिमिट एज इट इज रही 1,95,00,000 रुपीज। अब सिस्टम ने देखा कि 1,95,00,000 तो आ रही है, उसने सीबीएस ने किया नहीं अकाउंट। ऑडिटर ने इस चीज को देखा नहीं, स्पाइट ऑफ आर रिपोर्टिंग की ये अकाउंट जो है ओवरड्रॉन है, क्योंकि 1 दिसंबर को इसकी अकाउंट के जो बैलेंस है वो 170 होना चाहिए, सैंक्शन लिमिट 170 होना चाहिए। सो अनफॉर्चुनेटली ही मिस दिस पॉइंट, उन्होंने इसको कंसिडर नहीं किया। तो व्हाट यू कैन डू इज कि कम से कम लेटेस्ट रिपोर्ट तो आप देख ही लीजिएगा फरवरी की उसकी। रिन्यूअल्स ये लोग एक्सटेंड कर देते हैं सिस्टम में, एक्चुअल पार्टी ने कोई रिक्वेस्ट नहीं करी, अकाउंट पेंडिंग है, अगर आपने रिन्यू नहीं किया तो अकाउंट एनपीए हो जाएगा। सिस्टम इतने आजकल रोबोस्ट है, ये लोग सिस्टम में ही बढ़ा देते हैं, उसको एक्सटेंड कर देते हैं 6 6 महीने के, 1 साल के लिए, विदाउट एनी फॉर्मल रिक्वेस्ट फ्रॉम द बोरोवर्स। दैट अकाउंट विल बिकम एनपीए। कोई अकाउंट आपको ये ऐसा नहीं है कि सर ये कहते हैं कि सीरियस बहुत स्ट्रांग हो गया है और उसमें से सब एनपीए आइडेंटिफाई हो जाते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। अब एक अकाउंट हम देख रहे हैं कि इसकी 2 करोड़ की आउट सैंक्शन लिमिट है, आउटस्टैंडिंग 1,98 है। सिस्टम के हिसाब से अकाउंट एनपीए नहीं है, लेकिन अगर आप देखते हैं कि इसके अकाउंट के अंदर सारे वार्निंग सिग्नल्स है जो ये बताते हैं कि इसका जो है, इसके अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रही है, देयर इज नो टर्नओवर इन द अकाउंट, ओनली इंटरेस्ट रिजर्व थ्रू कैश डिपॉजिट्स। अब अगर आप ये कहते हैं कि साहब इसके अकाउंट के अंदर टर्नओवर नहीं है, तो आपको जो है बैंकर यही कहेगा कि ये जो है टर्नओवर का कोई ऐसा तरीका नहीं है, और उसको जो है वो मानेगा नहीं। वो कहेगा जी सर टर्नओवर के हिसाब से अकाउंट एनपीए नहीं होता। एंड से फैक्ट, बिकॉज आरबीआई नॉर्म्स ये नहीं कहती कि आरबीआई, लेकिन वो कहती है डीपी। अब अगर अकाउंट के अंदर एनपीए नहीं हो रहा है, दिस कुड बी बिकॉज उसमें ऑपरेशन ही नहीं है अकाउंट के अंदर। हो सकता है उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया। अगर बिजनेस बंद कर दिया तो सर डीपी किस पे निकल रही है? ओल्ड स्टॉक्स पे निकल रही है, ओल्ड डेटर्स पे निकल रही है, सो डीपी नहीं निकलेगी आज से। अब हम इस केस में देख रहे हैं कि व्हाई दिस अकाउंट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एनपीए। आउट ऑफ 365 डेज, 306 दिन ये अकाउंट ओवरड्रॉन रहा है, लैप्स सैंक्शन हो गया है, 2 2 साल से अकाउंट नहीं हुआ है रिन्यू, फाइनेंशियल्स नहीं सबमिट हुए हैं, एट द फैग एंड ऑफ द ईयर सैंक्शन लिमिट बढ़ा दी जाती है फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आ रही है, खाली मैनुअली जो है सबमिट कर उसको जो है वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं सिस्टम के अंदर। तो दीज आर द वार्निंग सिग्नल्स जो बता रही है कि अकाउंट एनपी हो जाना चाहिए। तो ये देख लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं जैसे ये प्री सैंक्शन डॉक्यूमेंटेशन और पोस्ट सैंक्शन, जैसे उन्होंने कहा है कि आपको देखना है, मेक श्योर कि प्री सैंक्शन में आपके सारे जो प्रोसेस होने हैं हो गए सर। जैसे मैंने बताया, आपके पास प्रॉपर जो है एप्लीकेशन होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स शुड बी प्रॉपरली फिल्ड, डॉक्यूमेंट्स के साथ स्टैम्प पेपर लगे होते हैं, स्टैम्प पेपर की आपको डेट देखनी है, क्या वो सेम डेट है जिसमें एक्सक्यूशन हुआ है या उससे पहले की पोस्ट डेटेड तो नहीं है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्सक्यूट करने हैं वो देखिए। आपको उनसे डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल से एक बार लिस्ट लेनी पड़ेगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके हैं। डॉक्यूमेंट्स शुड नॉट बी ब्लैंक, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है।
फ्यू इयर्स बैक आई हैड सीन वन केस जहाँ पे काफी मोटे फ्रॉड्स हुए थे ब्रांच के अंदर, और उन लोगों ने ब्रांच मैनेजमेंट जो पहले वाला था, जिससे पहले मैनेजर से, उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के कई एम्प्लॉयज थे, उनको पर्सनल लोन दे दिए थे। और पर्सनल लोन देने के बाद उनके जो है 2 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए, और बाद में डॉक्यूमेंट्स ब्लैंक थे, उसमें 5 लाख रुपए भर लिए। जो डिफरेंस था 3 लाख रुपए, वो अपने अकाउंट्स में लेके साइफन ऑफ कर दिया। सो डॉक्यूमेंट शुड नेवर बी लेफ्ट ब्लैंक, एज सच शुड बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड। प्री सैंक्शन में आपको देखना है कि एप्लीकेशन होनी चाहिए, आईटीआर होनी चाहिए। आईटीआर किस टाइप की है ये आपको देखना है। अगर एक 2-3 साल पहले एक दोस्त कर रहे थे, उनका एक कॉल आई कि हमारे यहाँ एक लोन दिया गया है 1 करोड़ का, उसकी टर्नओवर है 4 करोड़ की, 20% तक बैंक दे देता है। उन्होंने कहा कि साहब ये आईटीआर 4 फाइल कर रहा है, प्रिजम्पटिव के अंदर आपको पता है कि 2 करोड़ की लिमिट थी। अब वो जब उसका यूजर आईडी और पासवर्ड देखा तो सिस्टम में, तो पता चला 56 लाख रुपए टर्नओवर डिक्लेयर्ड। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन सी। जो लास्ट 6 डिजिट्स होती है आईटीआर की, दैट रिप्रेजेंट द ई फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। तो कुछ केसेस जब मैं यहाँ मिले कि दोनों में डिफरेंसेस मिले, आईटीआर फैब्रिकेटेड थी, दोनों को उन्होंने मैच नहीं किया जिसने भी फैब्रिकेट किया। अल्टीमेटली वो पाया गया कि वो सारे फैब्रिकेटेड, फेक आईटीआर। पोस्ट सैंक्शन देखना है, रिलीज देखना है, सर पैसा जा कहाँ पे रहा है। आपने 2-3 अकाउंट्स चेक किए हैं, जरूरी नहीं कि आप 100% चेक करें, 25% करें। आप उन अकाउंट्स पे ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए जो कि अकाउंट इस पीरियड में दिए गए हैं, स्पेशली सीसी अकाउंट। सीसी में पैसा कहाँ जा रहा है, दैट यू हैव टू सी। सीसी में कई बार देखा है कि बहुत ही गलत तरीके से फंडिंग हुई है। 3 करोड़ रुपए ब्रांच हेड को दिएगा पावर कि आप फंडिंग कर सकते हैं टू ए बोरोवर हु वांट्स टू एक्सपेंड द बिजनेस। हमारे केस में यहाँ पे 3 करोड़ रुपए दे दिए गए पार्टनरशिप फर्म को। पार्टनरशिप फर्म ने ये कहा कि दे वांट टू बाय ए प्रॉपर्टी। उनका पहले से यूनिट है, अब उसको फर्दर उनको यूनिट खरीदनी है। ठीक है सर, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी तो देयर इज एन स्पेसिफिक प्रोसीजर जिसपे बैंक फंडिंग करता है। वो सबसे पहले जो है, जो प्रॉपर्टी खरीदी गई उसका एग्रीमेंट टू सेल देगा। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो है अपने पैनल एडवोकेट को फर्निश करेगा। एडवोकेट प्रॉपरली उसको बताएगा कि ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं। इट विल बी एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन, वो ये देगा कि इस पे सरफासी एक्ट एप्लीकेबल हो सकता है। फिर जिस दिन प्रॉपर्टी के परचेज करी जाएगी, एक डीडी बनेगी दैट विल इंक्लूड बैंक्स फंडिंग फाइनेंस प्लस मार्जिन विच इज सपोज टू बी गिवन बाय द बोरोवर। वो डीडी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में सेलर को दी जाएगी, उसके अगेंस्ट रिसीट मिलेगी। वो रिसीट जो है बैंक अपने पास रखेगा, और इसके अलावा वो वैल्यूएशन रिपोर्ट्स भी मंगाएगा अपने वैल्यू से। देखेगा कहीं एग्रीमेंट टू सेल कहीं इतना तो नहीं कि जो वैल्यूएशन रिपोर्ट से भी ज्यादा हो, मतलब एक्चुअल में तो वैल्यूएशन जो है कम है और वो एग्रीमेंट टू सेल ज्यादा हो रहा है। तो अपना जो है बैंक, वो एक वैल्यूएशन रिपोर्ट से कोई बेस बनाएगा, उसके हिसाब से फंडिंग करेगा। हमारे केस में यहाँ पे पार्टी ने कहा कि मुझे 3 करोड़ रुपए फंडिंग चाहिए। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के लिए वो लेके आया एग्रीमेंट टू सेल बिटवीन 3 sellers एंड द एक्सपोर्ट फर्म विच इज ए पार्टनरशिप फर्म। एग्रीमेंट टू सेल है 10 करोड़ रुपए का। बैंक ने उसका जो है 3 करोड़ रुपए उसके पार्टनरशिप फर्म के करंट अकाउंट में ट्रांसफर किए। करंट अकाउंट से पार्टनर्स के अकाउंट में पैसा गया, पार्टनर्स के अकाउंट से आरटीजीएस हो गए सेलर्स के अकाउंट में। यहाँ पे कोई भी लीगल सर्च रिपोर्ट नहीं है, कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन नहीं किए गए। अल्टीमेटली अभी तक तो उसका मॉर्गेज हुआ नहीं है। दिस कुड बी अ फ्रॉड, आपको देखना है सर। बहुत से केसेस ऐसे मिले हैं, लाइक वन केस, अच्छी पार्टी है, एनहांसमेंट हुआ 102 करोड़ से 128 करोड़ का। पार्टी के दो तीन 11 प्रॉपर्टीज थी, उसने कहा जी मुझे 3 प्रॉपर्टीज रिलीज करके इक्वल वैल्यू की 2 प्रॉपर्टीज दे, उसने मॉर्गेज कर दी। आफ्टर मॉर्गेज व्हेन वी सॉ द लीगल सर्च रिपोर्ट ऑफ द पार्टी गिवन बाय द पैनल एडवोकेट, एक केस में उसने ये लिखा है कि आउट ऑफ 46,000 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड, ओनली 33,000 स्क्वायर मीटर कैन बी मॉर्गेज। अब ये तो गलत है, बिकॉज ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन और वॉट एवर इट इज, इतना लैंड पार्सल जो है मॉर्गेज नहीं हो सकता। सो द मॉर्गेज विच वॉज डन वॉज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। आप ये देखिए कि प्रॉपर्टी अगर मॉर्गेज हो रही है प्रॉपर है नहीं। 1.5 करोड़ रुपए ये प्रॉपर्टी है, सीसी अकाउंट दिया गया। अब सीसी अकाउंट वही अच्छा होता है जो कि ग्रेजुअली पार्टी अकाउंट से विदड्रॉ करे। सीसी अकाउंट इज वेरी सेंसिटिव। टर्म लोन में क्या, आपने एक पैम पेमेंट कर दिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। सप्लायर का कोटेशन है, हालांकि उसमें भी कई बार ऐसा पाया गया कि कोटेशंस की ड्यू डिलिजेंस नहीं थी सप्लायर की। सप्लायर जो है सेम पार्टी के ही कोई रिलेटिव थे, और उन्होंने उसको जो है ट्रांसफर कर दिया पैसा, फंड साइफन ऑफ कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर सीसी है तो सीसी का पैसा कहाँ जाना चाहिए, क्रेडिटर्स के पास जाना चाहिए।
इट शुड बी ग्रेजुअली विदड्रॉन फ्रॉम द अकाउंट। ऐसे नहीं कि साहब आपने 1.5 करोड़ की लिमिट दी, जैसे ये केस था, इमीडिएटली 50 लाख रुपीज के 3 RTGS बने, जो कि 3 पार्टीज के अकाउंट में गए, तीनों रिलेटेड पार्टी थी, उन्होंने फंड साइफन ऑफ कर दिए। कई चीजें इसमें ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर नहीं हुई। उन्होंने 21 करोड़ की टर्नओवर अपनी बैलेंस शीट में दिखाई थी, दैट वाज लॉन्ग टाइम बैक, ड्यूडेन आने से पहले। और उस समय आरबीआई की गाइडलाइन ये थी कि कोई भी बैलेंस शीट अगर होगी तो उससे डायरेक्ट कंफर्मेशन लिया जाएगा ऑडिटर से। उसने दिया नहीं, और बैंक ने किया नहीं उसका डायरेक्ट कंफर्मेशन। वो फोटोकॉपी थी, लेटर इट वाज डिक्लाइंड बाय द ऑडिटर। आईटीआर फाइल हुई थी फिजिकल फॉर्म में, दो इट वाज कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, ई फाइलिंग कंपल्सरी थी। सरसाई सर्च नहीं हुई थी, ड्यू डिलिजेंस नहीं हुई थी, पैसा एकदम रिलीज कर दिया विदाउट मेकिंग ए ड्यू डिलिजेंस ऑफ द पार्टीज टू हुम द फंड्स हैव बीन रिलीज। सप्लायर की ड्यू डिलिजेंस नहीं हुई। सर आपको ये देखना है कि ये क्या प्रॉपर इस तरह से हो रहा है नहीं हो रहा है। आप अपना जब भी अकाउंट, जो भी आपने सैंपल मिली है जिसके अंदर भी सीसी अकाउंट आए हैं, बिसाइड्स अदर थिंग, ये जरूर देख लीजिए कि अकाउंट में ऑपरेशन कैसे हुआ है, क्या पैसा इमीडिएटली रिलीज हुआ है। समथिंग अगर आपको सपोज इमीडिएटली रिलीज हुआ है, देख लीजिए, हो सकता है इसमें सैफन ऑफ हो। यह क्या लिमिट जस्टिफाई करती है। कई बार ब्रांच हेड्स हैं, जो कि ब्रांच आप कर रहे हैं, उनकी पावर है कि आप फर्दर लोन्स देने की। कई बार इसको अपने टारगेट्स को मीट आउट करने के लिए ये लोग कई बार इसको इस तरह से प्रॉपर डिलीजेंस नहीं करते, लिमिट्स एनहांस कर देते हैं, फ्रेश लिमिट्स दे देते हैं। दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। जैसे ये केस है, यहाँ पे क्लियर कट है कि ये अकाउंट एनपी होगा फ्यूचर में, अभी तो चल रहा है ठीक है, बट अकाउंट लिमिट हैज बीन enhanced from 90 lakh to 190 lakh सीसी लिमिट। सीसी लिमिट जब 190 लाख की है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ होगा। चलिए, वो तो जो उन्होंने रेशियोज थे, ये सब तो फिट कर लिए फ्यूचर के टर्नओवर वगैरह के हिसाब से। लेकिन उसमें सीरियस डेफिशिएंसीज हैं अकाउंट के अंदर, जो कि जस्टिफाई नहीं करती कि ये इसकी लिमिट इंक्रीज कर दे। बैंक रिन्यू कर सकता है, बिकॉज दे हैव नो ऑप्शन। अब आपने एक बार लोन दे दिया तो क्या करोगे सर, उसको रिकॉल तो कर नहीं सकते। लेकिन अगर आपने इनहेंस किया है तो उसको कैसे इनहेंस किया, इसमें आप देखिए, खुद ही अपने प्रपोजल में लिख लें कि आउट ऑफ 365 डेज 166 डेज द अकाउंट इज ओवरड्रॉन। इसका मतलब है फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, पार्टी के पास रिक्वायरमेंट फंड्स की रहती है, वो कर नहीं पा रही है मीट आउट। सिविल बहुत खराब है प्रोपराइटर गारंटर्स के। सो फॉरगेट 700, इट वाज इवन नॉट टचिंग 600, 400, 500 थी, बिकॉज देयर वर सो मेनी ओवरड्यू लोन्स, बहुत सारे थे, कई लोन्स राइट ऑफ थे। कॉमर्शियल सिविल जो फर्म की है, इट वाज सीएमआर 10, एट द मोस्ट इट शुड नॉट बी मोर देन सीएमआर 6। गारंटर अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता। जीएसटी रिटर्न के हिसाब से 10 करोड़ की टर्नओवर है पार्टी की, लेकिन उसके अकाउंट में बैंक के आए हैं 1 करोड़ 48 लाख, जिसमें से मेनली जो आए हैं वो सिस्टर कंसर्न्स के अकाउंट से आए हैं। वो कहता है प्रोसेसिंग ऑफिसर की डीपी जो कैलकुलेट की गई 31 मार्च 2025 की, इट वॉज जस्ट 1,22,000 अगेंस्ट अवेल लिमिट ऑफ 90 लाख रुपीज। तो 90 लाख को ही वो जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो 190 को कैसे करेगा। Out of enhanced limit of 100 lakhs, 50 lakh, 55 lakhs have been released in favor of the guarantors। अब ये 100% स्टॉक्स बाई करने के लिए नहीं किया गया है, ये गारंटर्स के अकाउंट है, वो अकाउंट जो वहां पे ओवरड्यू चल रहे हैं उनको ठीक करने के लिए फंड किया गया है, दिस वी कैन कंसिडर इज एज फंड्स डाइवर्जन। अब ऐसे कॉन्करेंट ऑडिटर तो ठीक है, हमने इस चीज को लिख दिया, बट इफ यू आर डूइंग, यू हैव एन अकाउंट लाइक दिस जहां पे आपने ये चीजें देखी है, यू कैन मेक ए बेटर जजमेंट। आप पार्टी के अकाउंट्स को मंगा सकते हैं, देख सकते हैं, और अल्टीमेटली अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो अकाउंट को फिर आप जैसे भी ट्रीट करें उसको, एनपीए या डाइवर्जन ऑफ फंड्स। या आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मैनेजर ने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर में 2 करोड़ रुपए लोन दे दिया। लिमिट कैन नॉट बी जस्टिफाइड, क्योंकि क्या है, लिमिट कैसे बनेगी, दैट विल डिपेंड अपॉन द कैपिटल ऑफ द फर्म। फर्म की अगर कैपिटल है और बैंक फंडिंग करता है, तो वहां पे एक रेशियो होता है विच इज कॉल्ड ईओडब्ल्यू एंड टीएनडब्ल्यू, टीओएल टीएनडब्ल्यू। टीओएल मतलब टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज, टेंजिबल नेटवर्थ ये हो गई, दैट इज द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। दोनों का एक फिक्स रेशियो होता है, एक हर्डल होता है हर एक बैंक का, नॉर्मली 4:1, कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए की आपकी कैपिटल है तो मैक्सिमम योर आउटसाइड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग बैंक लोन विल नॉट बी मोर देन 4 करोड़। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब नया लोन दिया गया है, उसके फर्म की निगेटिव नेटवर्थ है 11.7 लाख। क्योंकि उन्होंने तो जब देखा तो उन्होंने कैपिटल देख ली 1 लाख रुपए है, उन्होंने असेट साइड में उसकी जो है बैलेंस शीट में ये नहीं देखा कि उसके करंट असेट
करंट अकाउंट्स है पार्टनर के, जो कि डेबिट बैलेंस है 11 करोड़ 8 लाख रुपीस का। तो नेट कितना हो गया, नेगेटिव हो गई क्या, 11 करोड़ 7 लाख। अब आपकी किसी भी तरह से ये लिमिट नहीं बन सकती। लोन प्रपोजल कोई नहीं है, इन्होंने अपने जो है इनपुट करके एक पैकेज है एक्सेल में, उसके ऊपर दिखा रखा है कि उसके पार्टी की निगेटिव, उसकी जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव होगी 1 करोड़ 46 लाख की एज ऑन 31 मार्च 2026, और उसी के हिसाब से रेशियोज कैलकुलेट करके लोन दे दिया है। लेकिन अगर आप ऐसा कहते हो, एंड कंसिडरिंग द प्रॉफिट ऑफ अराउंड 2 करोड़ रुपीज जो कि इसने दिखाया हुआ है पार्टी ने प्रोजेक्टेड, स्टिल करीब 10 करोड़ रुपए का उसको अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी है। दिस हैज नॉट बीन स्टिपुलेटेड इन द सैंक्शन लेटर। ना इन्होंने है ये देखा कि क्या पार्टी की मीन्स है कि वो 10 करोड़ रुपए कर सकता है। तो अगर आपको ऐसा देखते हैं तो थोड़ा सा अलार्मिंग चीज है। अगेन कहाँ पैसा गया, 1 करोड़ 97 lakhs have been transferred to the current account of the borrower maintained with another bank, जिसका इंड्यूस पता नहीं। तो अगर ऐसे कुछ अकाउंट्स आते हैं आपके पास, यू हैव टू बी केयरफुल। देखिए कि क्या नेचर ऑफ बिजनेस है इनका। अब हमारे पास जैसे टाइम तो कम होता है, 2-3 दिन का है। लाइक आई सेड, यू शुड कंसंट्रेट मेनली ऑन सीसी अकाउंट्स। 2 घंटा सिस्टम पे बैठिए। इनके अपने लेजर व्यू करने के कमांड्स होते हैं, लाइक HSELINQ। 3-4 महीने के आप लास्ट के देख सकते हैं। कोशिश करिए, ज्यादा बढ़ा दीजिए, नहीं तो आप अपना 4-5 महीने का जो भी वट एवर यू वांट। सीसी अकाउंट्स को स्क्रूटनाइज कीजिए, उनके ऑपरेशंस को देखिए। अगर अकाउंट ऐसा है जहां पे पैसा आ भी रहा है, क्रेडिट हो रहा है, जहां पे पैसा जा भी रहा है, हेल्दी ऑपरेशन है, अकाउंट के बैलेंस में फ्लक्चुएशन है, कभी 4 करोड़ लिमिट है तो 4 करोड़ पहुंचा, कभी क्रेडिट में आ गया, स्टेगनेंट बैलेंस नहीं है, इट्स ओके, देन वी कैन से कि दिस अकाउंट इज मोर और लेस ठीक ही होगा। बाकी तो खैर अपने फर्दर कॉल्स हमें आगे लेने हैं। बट शॉर्टलिस्ट अगर हमें अकाउंट्स करना है, देन वी हैव टू लुक एट द ऑपरेशंस इन द अकाउंट। अगर अकाउंट ऐसा है जहां पे बैलेंस स्टेगनेंट है, 5 करोड़ की लिमिट है, सिर्फ इंटरेस्ट सर्व हो रहा है एंड दैट थ्रू डिपॉजिट ऑफ कैश, वहां पे पैसा बार बार फ्रीक्वेंट रिटर्निंग ऑफ चेक्स है, फ्रीक्वेंट एलसी डिवॉल्वमेंट है, राउंड ट्रिपिंग है, अनसेटिस्फैक्टरी क्रेडिट रिपोर्ट ऑफ बेनिफिशियरी है, बैंक गारंटी बुक हो रही है, कुछ वार्निंग सिग्नल्स अगर आपको मिल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसकी स्टॉक स्टेटमेंट पे जाएंगे। आपने शॉर्टलिस्ट कर दी, आपको लग रहा है ये पोटेंशियल एनपीए, सेकंड स्टेप विल बी द स्टॉक स्टेटमेंट। स्टॉक स्टेटमेंट यूजुअली बड़े कैजुअली लिया जाता है, कोई इसको देखता नहीं है। बट अगर आप देखेंगे कि स्टॉक स्टेटमेंट इज ए वेरी वेरी गुड इंडिकेटर कि इसके अंदर पार्टी के अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम। नॉर्मल अगर अकाउंट है ठीक है, डेटर्स भी होते हैं, क्रेडिटर्स भी होते हैं, डीपी वैसे निकलती है। लेकिन अगर आपके अकाउंट ऐसा है जहां पे आपको लग रहा है कि फंड साइफन ऑफ हो रहे हैं, तो नॉर्मली ये केसेस होते हैं एलसी डिवॉल्व, नॉन फंड के। वहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये अकाउंट खराब हो रहा है, तो आपको क्या चीज इंडिकेटर मिलेगा, उसकी वैल्यू ऑफ स्टॉक्स अगर आप 3-4 महीने की देखेंगे तो वो स्टॉक्स की वैल्यू कम होती जा रही है और डेटर्स की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। और डेटर्स की वैल्यू में भी आप देखेंगे कि मेजर कंसंट्रेशन वो होगा एक आध एक दो या दो डेटर्स के ऊपर। और ये एक हो सकता है साइफनिंग ऑफ फंड्स। पार्टी ने अपने स्टॉक्स को सेल किया अपने रिलेटेड पार्टी को, स्टॉक्स उसके कम हो गए, डीपी अगेंस्ट स्टॉक्स नेग्लिजिबल हो गई, सारी डीपी उसने ली है डेटर्स के अगेंस्ट। वो डेटर्स भी कंसंट्रेटेड है, मेनली उसके रिलेटेड पार्टीज है। रिलेटेड पार्टीज जो है उन्होंने फर्दर आगे गुड्स को सेल कर दिया, पैसा ले लिया, यहाँ जमा नहीं कराया। अब वो डेटर्स जो है वो धीरे धीरे 90 डेज से ऊपर होते चले जाएंगे, डीपी अगेंस्ट बुक डेट्स भी नहीं बनेगी, और अल्टीमेटली अकाउंट एनपीओ। सो दिस कुड बी ए बिग इंडिकेटर कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, फंड्स को साइफन ऑफ किया जा रहा है। आपको मिल रहा है कि ह्यूज WIP स्टॉक इन ट्रांजिट परसेंटेज जो है बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द अर्लियर वंस। यहाँ पे आपको मिल सकता है। नहीं, आप जैसे अभी मैं बता रहा हूँ आपको वो केस जहाँ पे एडवांसेस टू सप्लायर्स एकदम से ऑल ऑफ ए सडन दे हैव कम, जो पहले कभी नहीं थे, जहाँ पे कहीं कोई मूवमेंट नहीं है, कोई ये नहीं है कि वो जो एडवांस दिया है वो पैसा वापस आए नहीं आया। आपको ये भी एक इंडिकेटर है जो कि आपको इंडिकेट कर सकता है क्या क्वालिफिकेशन है स्टेटरी फाइनेंशियल। आप देखिए उसके पार्टी के, गो अहेड चेक इट अप। एक चीज और जो स्टॉक स्टेटमेंट में आप कर सकते हैं वो ये है कि आप 31 मार्च का अगर आपके पास स्टॉक स्टेटमेंट आता है पिछले साल का, और बैलेंस शीट है आपके पास ऑडिटेड, दोनों का कंपेयर कीजिए कि क्या स्टॉक स्टेटमेंट में जो स्टॉक्स दिखाए हैं और जो बैलेंस शीट में है दोनों में वेरिएशंस तो नहीं है। अगर बहुत ज्यादा वेरिएशंस है, स्टॉक स्टेटमेंट में ज्यादा दिखा रखा है काफी और बैलेंस शीट में कम है, व्हाट यू कैन डू इज कि आप उसके मंथ वाइज डीपी निकलवा लीजिए। जो उसने डेटर्स डिक्लेयर किए एक्सेप्ट देम,
जो क्रेडिटर्स एक्सेप्ट किए कर दिए वो एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन स्टॉक के डीपी आप अपने हिसाब से निकालिए बेस्ड ऑन ऑडिटेड बैलेंस शीट, क्योंकि उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आप उनसे मंथ वाइज परचेज ऐड करवाइए स्टॉक्स में, ओपनिंग स्टॉक्स में, मंथ वाइज सेल्स लेस करवाइए, दोनों करके आप निकाल लीजिए उसकी डीपी मंथ वाइज प्लस डीपी एज पर बुक डेट्स। आप देखते जाएंगे कि इस अप्रैल से लेके और मार्च फरवरी तक का जहां तक निकाला है, हो सकता है आपको ऐसे केस मिल जाए जहां पे एक भी महीने में डीपी नहीं निकलता। नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द ब्रांच हेड, दे हैव टू जस्टिफाई कि इस पार्टी की डीपी कैसे निकल गई। बट द एंटायर एक्सरसाइज वी विल पर्सनली डू मेनली इन दोज अकाउंट्स व्हिच आर शोइंग वार्निंग सिग्नल्स। हर अकाउंट में हम ज्यादा इतना नहीं करते, लेकिन जहां पे आपको ऑपरेशंस नहीं मिल रहे हैं, जहां पे आपको सैपनिंग ऑफ फंड्स मिल रहा है, वो है डू दिस एक्सरसाइज। दिस विल नॉट टेक मच टाइम, लेकिन आपका जो है अच्छा मिल जाएगा आपको इसके अंदर। फिर आप बैलेंस शीट्स भी देख सकते हैं उसकी, हो सकता है आपको बैलेंस शीट के अंदर ऐसी ऐसी चीजें मिल जाएं विच आर समथिंग विच आर and as bankers are very concerned about the balance sheet, quality of balance sheet. Audited balance sheet ऐसी देखी है जहां पे ऑडिट हुई नहीं है, बट द ऑडिटर इज सेइंग दैट दिस इज एन ऑडिटेड बैलेंस शीट। जैसे लास्ट ईयर हम कर रहे हैं तो वहां पे पता चला कि इट वाज एन ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑन द फेस, सब कुछ था उस पर लिखा हुआ था, ऑडिटेड इन टर्म्स ऑफ एनेक्स रिपोर्ट और यूडिन भी था, एवरीथिंग वाज देयर। लेकिन लास्ट में वो दे रहा है कि since books of accounts have not been produced before us, we have relied on the information given by the management, and the figures as given in the balance sheet are subjected to audit. This is something which is because he is trying to disclaim the entire balance sheet, which is not possible. जब ऑडिटर से पूछा तो उन्होंने कहा सर हमने डिस्क्लेमर इशू कर दिया है, बिकॉज इट वाज द लास्ट डेट ऑफ टैक्स ऑडिट फाइलिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, तो उसके बेसिस पे हमने कर दिया है। तो दिस इज द फर्स्ट एंड होपफुली दिस विल बी द लास्ट इंस्टेंस जिसके अंदर कोई ऑडिटर ये कह रहा है कि सर मैंने ऑडिट नहीं करी वन एंटायर। बहुत सारी चीजें आपको सर मिल जाएंगी। अभी लास्ट 4-5 दिन पहले ब्रांच हेड का फोन आया, उन्होंने अपने जीएम से बात करवाई एक बैंक की, और वो एक पार्टी के बारे में डिस्कस करना चाहते थे स्पेसिफिकली। वही कह रहे हैं कि साहब हमने 7 करोड़ की फंडिंग करी है पार्टी के, लेकिन अब जब सीसी अब जब उसकी बैलेंस शीट आई है ऑडिटेड 31 मार्च की, तो उसमें 60 लाख रुपए हमारे आउटस्टैंडिंग। व्हाट वुड बी द रीजन? उन्होंने पार्टी के से पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे जो फ्यूचर के चेक्स थे अप्रैल के, वो भी हमने मार्च में लिए। व्हाई दे आर डूइंग इट? बिकॉज दे वांट टू हैव करेक्ट रेशियोज। उनका करंट रेशियो बिगड़ रहा होगा, उनके टीओएल टीएनडब्ल्यू दैट इज डेट इक्विटी रेशियो बिगड़ रहा होगा, तो उन्होंने इस बैंक की लायबिलिटी को कम कर दिया। उन्होंने काफी जगह से और जगह से भी फंड किया। ये सब चीजें बताती है कि सर दे आर द वार्निंग सिग्नल्स। पार्टी को और जगह से फंड्स चाहिए, उसको फिगर को हाइड करना है, उसको सीसी अकाउंट कम से कम दिखाना है अपने इस बैंक को, उसको अपने रेशियोज ठीक करने हैं, उसकी डेट इक्विटी रेशियो इसको कम करने के बाद 2 पॉइंट समथिंग आ रही है एज पर द ऑडिटेड बैलेंस शीट। ऑब्वियसली वो उसको कम करना चाहते हैं, 4 के अंदर रखना चाहते हैं, ताकि कल कोई जो है दूसरा बैंक फंड करे या कोई भी करे तो उसको ये लगे कि हाँ दे आर वेरी वेरी हेल्थी। बट दिस समथिंग जो कि बता रहा है कि सर इसमें वार्निंग सिग्नल्स है। तो आपको ये देखना है सर कि अगर कोई इस टाइप का कुछ आ रहा है। कुछ जगह आपको, जैसे एक जगह हमने देखा 2,000 करोड़ की टर्नओवर है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक आइटम आ रहा है 10,28,000 एक्सेप्शनल प्रॉफिट which was not considered by the bank officers while processing the limit. रिन्यूअल चल रहा है, there was healthy profit, 32 करोड़ का प्रॉफिट था अकाउंट में, तो एज सच देयर वाज नो प्रॉब्लम। लेकिन जब उसके अंदर नोट्स टू अकाउंट्स देखे हैं तो उसके अंदर पार्टी के उसमें ये बोला है कि ये 10 करोड़ 10,28,000 क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज समथिंग विच इज कंसर्निंग फॉर द बैंकर्स एंड ऑडिटर्स एज। वो कहते हैं 60 करोड़ रुपए एक बार पार्टी ने अपने लैंड की सेल डीड बनाई, से किस कोई लैंड को सेल करना था, एडवांस आए 60 करोड़ रुपए के, डील मेटेरियलाइज नहीं हुई, उसको फॉरफीट कर लिया, उसमें से 59-88 करोड़ रुपीज के डेटर्स राइट ऑफ किए। आई एम लीस्ट कंसर्न अबाउट द फॉरफीचर ऑफ एडवांस, वो उनके भी बात है। लेकिन यू आर ट्राइंग टू हाइड योर फैक्चुअल फिगर्स। 59 करोड़ रुपीज के बैड डेट्स अगर आपके आ गए तो, और फर्स्ट थिंग दिस इज एन ऑपरेशनल लॉस, पीएनएल में से कम होना चाहिए था, वो होता तो बैंक्स उस पर ऑब्जेक्ट करते। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू हाइड, राइट ऑफ द बैलेंस डेटर्स। ये चीजें हमें देखनी है। या मिड टर्म रेजिग्नेशन तो नहीं हो रहा है ऑडिटर्स का? क्या सप्लायर्स को तो ऐसा तो नहीं होता जा रहा है कि साहब पेमेंट चलती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है? यहाँ तो हमारा ऑपरेशन हो नहीं रहा, जैसे मैं ये बता रहा था, पार्टी के फैक्ट्री में आग लग गई है, बिजनेस बिल्कुल रुका पड़ा है, लेकिन उसके सप्लायर्स को जो पेमेंट है वो बढ़ती चली जा रही है। दिस कुड बी अ साइफनिंग ऑफ फंड्स। अनपेड स्टेशनरी ड्यूज,
नहीं दे रहे हैं। और फिर इसके अलावा फिर आप स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट या यूनिट विजिट रिपोर्ट देख लीजिए। कई बार बैंक ऐसे ऐसे काम करते हैं कि सर यू विल बी सरप्राइज टू सी, एक बड़ी पार्टी, एक ब्रांच है, 52 करोड़ के एडवांसेस हैं, अभी लास्ट ईयर 30 करोड़ के एडवांस एनपीए हुए हैं, जस्ट वन अकाउंट 30 करोड़ का। वो 3 साल पहले ही एनपीए हो जाना चाहिए था। स्टॉक ऑडिटर कह रहा है इसकी डीपी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं बनती। हम भी ऐसे कॉन्करेंट ऑडिटर कंटिन्यूअसली उसमें लिख रहे हैं कि अकाउंट में ऑपरेशंस देंगे, देयर सीम्स टू बी अ डाइवर्जन ऑफ फंड्स, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन वो ब्रांच ही एक्सक्लूड कर दी उन्होंने स्टैट्यूटरी ऑडिट से। तो इट्स लाइक दैट। तो रेड फ्लैग इंडिकेटर्स में एक चीज जो हम थोड़ा सा 10 मिनट और बात कर लेते हैं, देन विल टेक अप द क्वेश्चंस, कि सर आपको नॉन फंड का भी थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। नॉन फंड लिमिट्स क्या होती हैं? दीज आर द लिमिट्स जहां पे बैंक का फंड्स नहीं गया इमिडिएटली, लेकिन अगर वो क्रिस्टलाइज होती है लायबिलिटी, तो फिर वो एडवांसेस में कन्वर्ट हो जाती है, वो बन जाती है फंड बेस्ड। आपको इसके ऊपर कोई फीस नहीं मिलती। दे आर ऑफ बैलेंस शीट आइटम, दे आर नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द एडवांसेस फिगर, दो दे आर द एडवांसेस, बट दे आर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। बैलेंस शीट के अंदर जो है आपके एडवांसेस आते हैं, सीसी आता है, बुक टर्म लोन आता है, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स है, एलसीबीजी। दीज आर द फ्रॉड प्रोन एरियाज। एलसी क्या होती है? एक सप्लायर है, एक बायर है। एलसी ने गुड्स को क्रेडिट पे सप्लाई किया, उसको अपने पेमेंट की गारंटी चाहिए, क्योंकि बायर बायर को वो ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि इंसिस्ट करेगा कि मेरे फेवर में एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दी जाए। लेटर ऑफ क्रेडिट विल बी इशूड बाय द बायर्स बैंक, लेकिन वो ऐसे नहीं करेगा क्योंकि फंड्स उसके लग सकते हैं फ्यूचर में। वो एक गारंटी ले रहा है इस ट्रांजेक्शन की, कि सप्लायर अगर अपने गुड्स को सप्लाई करता है ऑन क्रेडिट, इट्स द बैंक विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट टू द सप्लायर। ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कस्टमर की है, लेकिन अगर कस्टमर नहीं पे करता तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की है। तो सप्लायर का तो बिल्कुल पेमेंट एश्योर्ड है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब बैंक जो गारंटी इशू कर रहा है इन शेप ऑफ एलसी, वो सब पार्टी की नहीं करता, उसको दो तीन चीजें देखनी होती है। एक तो उसकी रेगुलर सैंक्शन लिमिट होनी चाहिए हायर अथॉरिटीज से। ऐसे नहीं कि मैनेजर ने अपने ही किसी पार्टी को 2 करोड़ रुपए जो है एलसी इशू कर दी। देयर हैज टू बी अ रेगुलर लिमिट विच शुड बी लिंक्ड विद सीसी। दूसरा, अप्रोप्रिएट उसके अंदर जितनी भी सिक्योरिटी स्टिपुलेटेड है वो होनी चाहिए। दूसरी, एलसी जिसके फेवर में इशू हो रही है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या वो सेम पार्टी का कोई रिलेटेड पार्टी तो नहीं है जिनका फंड्स मिस अप्रोप्रिएशन ही मेन ऑब्जेक्ट है। दे शुड बी ए जेन्युइन सप्लायर ऑफ गुड्स, और उसको जेन्युइन सप्लायर को देखने के लिए वेरियस एजेंसीज हैं, लाइक डन एंड ब्रैड स्ट्रीट, मेरा इन्फॉर्म, ये लोग जाते हैं वहां पे, पार्टी की विजिट करते हैं, दे गिव ए रिपोर्ट विच वुड बी सेटिस्फैक्टरी अनसेटिस्फैक्टरी। बिना इस प्रॉपर रिपोर्ट के जो है एलसी नहीं इशू होनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर कुछ अच्छी रेप्यूटेड पार्टी है वहां इसकी जरूरत नहीं है, लाइक टाटा, बिरला एंड ऑल दैट, बट इफ दीज आर स्मॉल अननोन पार्टीज, देयर शुड बी प्रॉपर डीएनबी रिपोर्ट, और उसके बाद एलसी इशू की जाएगी। उसके बाद गुड सप्लाई होंगे, वो अल्टीमेटली जब पार्टी के पास आ जाते हैं, तो नॉर्मली एलसी के अंदर जो है डीएलसी होती है, मतलब डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। पार्टी को कुछ क्रेडिट मिल जाता है, ऐसे 90 डेज, 120 डेज। उसके बाद जो ड्यू डेट होती है, उस ड्यू डेट पे पार्टी को अपने सीसी अकाउंट में उतना बैलेंस छोड़ना होता है। बैंक उसके सीसी अकाउंट को डेबिट करेगा, वो फंड सप्लायर को डेबिट हो जाएंगे। बट देयर हैव बीन न्यूमरस इंस्टेंसेस वेयर आई हैव सीन द फ्रॉड। ये केस है जिसके अंदर हम लोग कॉन्करेंट ऑडिटर थे, पार्टी की लिमिट करीब 400 करोड़ रुपए की थी, अकाउंट एनपीए में हुआ डिक्लेयर, 6 बैंक्स इन्वॉल्व थे। अल्टीमेटली दिस अकाउंट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए फ्रॉड विद टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ 1200 करोड़। ऑल ग्रॉस वायलेशंस केम। जब हम ऑडिट कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि इस पार्टी के अंदर फंड साइफन ऑफ हो रहा है, और हमने अल्टीमेटली इसका जो है हायर अथॉरिटीज को जो है रिपोर्ट भी करी। अनफॉर्चुनेटली दे डिड नॉट टेक एनी एक्शन, लेकिन हमारा काम है सर रिपोर्ट करना, ताकि कल को ये ना कहे कि आपने रिपोर्ट नहीं किया, अगर आप करते तो ये हमारा अकाउंट बच जाता। बट देयर वाज क्लियर कट वायलेशन ऑफ बैंकिंग नॉर्म्स। पार्टी के बिल्स आ रहे हैं एलसी के, इतने अमाउंट के एलसी के बिल्स के लिए उसको अपने सीसी अकाउंट में जो है पैसा छोड़ना है, वो नहीं छोड़ रही थी। पार्टी का सीसी अकाउंट डेबिट होता था, फंड्स जाते थे सप्लायर के अकाउंट में, और सप्लायर के अकाउंट में पैसा जाने के बाद इमीडिएटली ऑन द सेम डेट सेम अमाउंट इस पार्टी की कुछ सिस्टर कंसर्न्स थी उनके करंट अकाउंट में जाता था।
और वहां से आरटीजीएस होता है। तो अब एलएफआर अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक वर्ड लिखा है क्लॉज 42 में, आई थिंक, राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स। दिस इज राउंड ट्रिपिंग। आपने सप्लायर को पेमेंट करना है, सप्लायर को आपको नहीं करना पेमेंट। ये एक रूट हो रहा था, पैसा जा रहा है सप्लायर के अकाउंट, सप्लायर उसके करंट अकाउंट्स में जाए ट्रांसफर कर रहा है, वहां से साइफन ऑफ हो रहा है। अब सीसी अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, 130 करोड़ रुपए अकाउंट में आउटस्टैंडिंग आ गई एज अगेंस्ट सीसी लिमिट ऑफ 72 करोड़ रुपीज। अब बैंक को क्या करना है कि साहब एनपीए डिक्लेयर करना है, लेकिन सिस्टम एंट्रीज देखता है। अभी सिस्टम इतने रोबोस्ट नहीं हुए जो कि आपको कैच कर सके सर, वो तो ऑडिटर ही कर सकता है। इन्होंने क्या किया कि कुछ पार्टीज से चेक्स लिए, इसके अकाउंट में डलवाए, सिर्फ बुकिश एंट्री हुई, कोई वो चेक्स क्लियरिंग में नहीं गए क्योंकि पार्टी के वो चेक्स पास नहीं होने थे। जब ऑडिट कंप्लीट हो गई, ऑडिटर को दिखा दिया ये देखिए लेकिन बैलेंस आ गया है ऑफ 70 करोड़। बट दैट वाज ओनली ए बुक एंट्री, मैनुअल एंट्री। चेक्स वर नॉट पुट इन क्लियरिंग। जब ऑडिट कंप्लीट हो गई तो चेक्स डाले, सारे के सारे वापस हो गए, सेम पोजीशन हो गई। उसके जितने भी स्टॉक्स थे उसमें से 50% स्टॉक इन ट्रांजिट थे। दिस इज वन इंडिकेटर कि समथिंग इज रॉन्ग। क्यों स्टॉक इन ट्रांजिट है? क्योंकि ऑडिटर या कोई बैंकर उसको स्टॉक्स को वेरीफाई नहीं कर सकता इतने डब्ल्यूआईपी को और स्टॉक इन ट्रांजिट को। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से हो रहा है? एलसी के अंदर जितने भी गुड्स ट्रांसपोर्ट होंगे, दे शुड बी थ्रू अप्रूव्ड एंड आईबी अप्रूव्ड, जो कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने एक लिस्ट बना रखी है, उससे होना चाहिए ट्रांसपोर्टर्स से। दे वर ऑल अनअप्रूव्ड ट्रांसपोर्टर्स। वो भी जो है कंपनी अपने आप ही जो है, जब फॉरेंसिक भी तो पता चला कि सारे जो एल थे वो उन्हीं के कस्टडी में थे, खुद ही बना लेते थे। तो ये चीजें हैं जो कि हमें देखनी है। कई चीजें और भी थी। वे गेव ए स्पेशल रिपोर्ट फॉर द for the higher authorities. No action was taken, but ultimately we have been proved right because this account has been declared as a fraud. 2 साल बाद हम एक और ब्रांच में गए जहां पे इस पार्टी का जिसके फेवर में एलसी इशू होती थी, यहाँ पे हमें लगा कि ये अकाउंट भी फ्रॉडलेंट है। थोड़ा सा उसको चेक किया, उसकी भी कुछ सीसी और एलसी लिमिट्स थी। एज पर बैलेंस शीट द परफॉर्मेंस ऑपरेशन जो उसका फाइनेंशियल्स थे, दे वर एब्सोल्युटली गुड, नो प्रॉब्लम एज सच। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि उसके वहां फ्रीक्वेंट एलसी डिवॉल्वमेंट हो रही है, फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट है, डिले इन रिन्यूअल्स है, बैलेंस शीट जब एमसीए के साइट से डाउनलोड कराई तो पता चला 3 साल से उसने एमसीए पे फाइल नहीं किया, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो एमसीए से डाउन एक्चुअल बैलेंस शीट फाइल करेगा, बैंक उसको टैली करेगा, दोनों जो है फिर मिसमैच हो जाएगा। पार्टी डील करती है स्टील प्रोडक्ट्स में, एलसी के बिल्स आए हुए हैं, 15 करोड़ रुपए के वहां पे बिल है। देखा वो राइस थे, और स्टॉक स्टेटमेंट में जो मेन डेटर है वो क्या है, वो आईटी प्रोडक्ट्स में डील करता है। इट डजंट मेक एनी सेंस। पार्टी इज डीलिंग इन स्टील प्रोडक्ट्स, बाइंग राइस, सेलिंग स्टील टू ए कंपनी विच इज डीलिंग इन आईटी प्रोडक्ट्स। जब एलसी के बिल्स होते हैं, अनपेड है, सन्डी क्रेडिटर्स, उसके अमाउंट इतने बढ़ने चाहिए। पार्टी अपने स्टॉक स्टेटमेंट में 4,31,000 के क्रेडिटर्स दिखा रही है, जबकि 15 करोड़ के तो उसके बिल्स आए हुए हैं विच आर अंडर एलसी, विच आर क्रेडिटर्स। उसके क्रेडिटर्स होने चाहिए 15 करोड़ से ज्यादा करीब, तो वो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ क्रेडिटर्स थी। तो ये सब चीजें हैं जो कि बताती हैं सर कि आपका जो है। नाउ कमिंग टू दिस थर्ड पार्ट एंड देन वी विल फिनिश। पार्टी वही अगेन LC's frequent involvement. LC's were issued in favor of the parties which had dubious credentials, बैड उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुके थे। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो ये पता चलता है कि सर जिस ईयर में वो सैंक्शन हुआ था लोन, इस रॉ मटेरियल कंजम्पशन टू सेल्स वाज जस्ट 67.59%। अकाउंट खराब हुआ तो बन गया 99.51। सारे डेटर्स जो पहले ओवर 6 मंथ्स जस्ट अमाउंट 28.25, दे बिकम 280.60 करोड़। पहले प्रॉफिट था 42 का, वो बन गया 105। और वो प्रॉफिट भी फिक्टिशियस था क्योंकि ऑडिटर कहता है अपनी रिपोर्ट में कि एट द टाइम ऑफ दिस सैंक्शन 63 crore rupees bad debts were written off in ITR, claimed in ITR. They have been accounted for in the current year. तो अगर वो 63 करोड़ कर देता कम तो लॉस में रहती कंपनी, 21 करोड़ का लॉस हो जाता। और अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज 38.84 करोड़ एज पर कारो। अब किसी बैंक ने ये नहीं देखा कि ये 30 करोड़ का जो अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है उसका क्या स्टेटस है। सो दिस वे देयर आर इंडिकेटर्स। अल्टीमेटली फ्रॉड डिक्लेयर हुआ सर, तो ये सब चीजें इंडिकेट करती है कि देयर इज समथिंग व्हिच इज रॉन्ग। तो कई चीजें हैं सर। एक और अकाउंट है, जैसे ये अकाउंट तो नहीं है बट
वी हैव टू बी केयरफुल कि ये हमारे बैंक में, देखिए अब हमारा 2-3 दिन में हम ये सब चीजें नहीं कर सकते। आई एम जस्ट शेयरिंग दिस, देयर आर सर्टेन फ्रॉड प्रोन एरियाज एंड वन इज एफडीआर। रिसेंटली सो मेनी केसेस हैव कम, स्पेशली दोस जहाँ पे बड़े बड़े गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं। यहाँ पे हमें केयरफुल रहना है बिकॉज दिस इज न्यू फिनोमेना। बहुत से केसेस आए हैं अभी हमारा इधर आईडीएफसी में आया, कोटक महिंद्रा में आया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के एफडीआर है। एफडीआर पार्ट गवर्नमेंट के पास है, उन ऑर्गेनाइजेशंस के पास। बाद में वो एफडीआर सी फेक पाई गई, उनके जो फंड्स थे उसको साइफन ऑफ कर दिया बैंक्स ने। तो एज सच अगर आपके पास कोई अकाउंट है, आप ब्रांच में जा रहे हैं, वहां देख रहे हैं कि कुछ बल्क डिपॉजिट्स हैं बड़े बड़े, जो कि स्पेसिफिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, एक क्रॉस वेरिफिकेशन आप करवा लें, से कहिए कि एक कंफर्मेशन वहां से लेके आइए कि ये डिपॉजिट्स जो यहाँ पे हमारे बुक्स में आ रहे हैं बैंक में, सपोज 1,000 करोड़ के डिपॉजिट्स है, वो जो डिपार्टमेंट है वो एक कंफर्म करके रहे कि ये फिगर टैली है। क्योंकि ऐसे केसेस बहुत फ्रीक्वेंट हो गए, क्योंकि बैंक को डिपॉजिट कराए, वो बैंकर्स ने जो है उस डिपॉजिट का पैसा कहीं साइफन ऑफ कर दिया। अब जब रिपेमेंट के टाइम आ रहा है तो वो बैंक्स में रिकंसिलिएशन बन रहा है कि ये पैसा गया कहाँ। तो दिस इज हैपनिंग वेरी फ्रीक्वेंटली। या एक जगह एक और भी प्रॉब्लम है जो कि सीबीएस में आ रही है हम लोग को, स्पेशली इन फिनैकल, कि फिनैकल के अंदर कोई एफडीआर मैच्योर होती है, ब्रेक की जाती है, वहां पे एक ऑप्शन दे रहा है फिनैकल कि वे यू वांट टू ट्रांसफर द प्रोसीड्स ऑफ दिस एफडीआर। हमारे यहाँ एक ब्रांच है, छोटी सी ब्रांच है जिसके टोटल एडवांसेस 7 करोड़ के हैं। 90 करोड़ का ब्रांच ने हेड ने फ्रॉड किया, सेकंड मैन ने, उन्होंने कॉलेज की एफडीआर थी उसको सिस्टम में ब्रेक किया, उसमें सेकंड ऑप्शन उन्होंने चूज कर लिया, उसको दूसरी एक अकाउंट में ट्रांसफर किया, वहां से पैसा ऑनलाइन गेमिंग और शेयर मार्केट में लगाया, और अल्टीमेटली इट वाज फाउंड कि करीब 90 करोड़ रुपीज का फ्रॉड। अल्टीमेटली कुछ पैसा रिकवर हुआ, 52 करोड़ रुपीज अल्टीमेटली इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ फ्रॉड। सो ये सब चीजें हैं सर, आई थिंक आई शुड फिनिश इट ऑफ। Sumit ji, you can take over. Thank you very much. This is my mobile number and email. In case you have any query, you can go ahead. Yes, sir. Wonderfully, you have covered each and every aspect in the bank branch audit. एंड कुछ क्वेरीज हैं वो ले लेते हैं जी अपार्ट सर। फ्रॉम दिस जनरल प्रोसीजर्स एंड कैसे स्टार्ट करें उसके लिए हमारा एक और सेशन है तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज हम इसको आईआरएसी नॉर्म से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं वो एक बार दोबारा ले लेते हैं। हम्म, सर केसीसी के रिगार्डिंग नवदीप शर्मा जी पूछ रहे हैं। आई थिंक जी। आपने ले लिया होगा फिर भी। हाँ। Kindly discuss KCC as per ICAI guidelines. जी। KCC NPH after 21 month, whereas नहीं, bank says after 36 month. नहीं सर, ये 36, 90, 21 ऐसा कुछ भी नहीं है। Okay, हमारा सीजन के हिसाब से डिपेंड करता है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है या लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। okay. अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, ओवर ड्यू होने के बाद एक क्रॉप सीजन ऐड किया जाएगा। शॉर्ट ड्यूरेशन है, 2 क्रॉप सीजन ऐड की जाएगी। तो है तो यही सर, जो गाइडलाइंस आरबीआई की बोलती है, आप आयरेक्ट नॉर्म्स पढ़ लीजिएगा, 28 नवंबर 2025 का है, उसके हिसाब से तो सर जी। Yes sir. अरुण गर्ग जी चेंज इन आरबीआई सर्कुलर वो मास्टर सर्कुलर आई थिंक आपने ऑलरेडी बता दिया है ट्वेंटी हाँ, एट नवंबर ट्वेंटी का। एट नवंबर 25 का है सर। आरबीआई की साइट पे जाइएगा, नोटिफिकेशन पे जाइएगा, नोटिफिकेशन में नवंबर 25 का देख लीजिएगा। थोड़ा सा उसमें कई बार लोग है कि उन्होंने अलग अलग बैंक्स का अलग अलग गाइडलाइंस दी है। अभी राइट कल एक का आया कि सर आप, मैंने तो किया तो वो जो है उसमें कोई सीसीओडी का तो है ही नहीं। तो वो पता चला कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का देख के उन्होंने डाउनलोड किया था, वहां पे कमर्शियल बैंक का ऑप्शन है, उसको आप कर ओके लीजिए। सर व्हाट अबाउट जीईसीएल कोविड लोन्स जी आर जी। दी सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटेड हाँ सर, ये गारंटेड है क्योंकि इनका जो है एक स्कीम थी जिसके अंदर ये गवर्नमेंट की गारंटी, वो एंड आपका जी जैसे सीजीटीएमएससी है, वो गवर्नमेंट गारंटीड नहीं है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक स्कीम थी जिसके अंदर गवर्नमेंट की गारंटी। and these loans can be classified as NPA. यस सर, बिल्कुल। Okay. सीजीटीएमएससी जो है, देखिए हम इसको सिर्फ एग्जाम्पशन है सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड अकाउंट्स में, जहां पे गवर्नमेंट की डायरेक्ट गारंटी ऐड कर दिए है ना। इन गारंटी मतलब क्या होता है कि कोई अथॉरिटी, कोई ऑफिसर आएगा, वो एक्सिक्यूट करेगा गवर्नमेंट में बॉन्ड, तो वो है इस केसेस में। in case where no valuation of assets was done for NPA accounts should be classified as loss assets. आरबीआई ये कहता है कि 3 साल से पुराना वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए उसका। जो भी एनपीए अकाउंट है, उसका जो, अगर कोई इमोबल प्रॉपर्टी है तो उसका जो वैल्यूएशन है वो 3 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। Okay. अगर 3 साल से ऊपर का है
तो आप डेफिनेटली उसको कह सकते हैं कि इसमें कोई, लेकिन फिर भी आप एक चांस दीजिए बैंक। इमीडिएटली आप लॉस नहीं कीजिए, क्योंकि नॉर्मली बैंक जो है फिर वैल्यूएशन करा लेता है। जब तक आप ऑडिट करेंगे, बाय द वे 3 साल से ऊपर है, तब तक भी बैंक करा लेता है उसका वैल्यूएशन। हाँ, अगर आप देखते हैं कि वैल्यूएशन जो ओरिजिनल वैल्यूएशन था उससे 90% से ज्यादा वैल्यू कम हो गई, आप उसको लॉस में डालें। ओके सर, केसीसी अकाउंट अगर रिन्यूअल 180 डेज से ऊपर नहीं हुई है तो इट विल ये एनपीए के एनपीए नॉर्म सर केसीसी में रिन्यूअल वाले नहीं। नहीं लगते। ओके। सम बैंक हैव रिमूव्ड कंडीशन फॉर स्टॉक स्टेटमेंट थ्रू सम स्कीम। डेफिनेटली सर, जहाँ पे सपोज कर कोई सकते हैं प्रॉपर्टी सर। का, जो कोई कई जगह जो है प्रॉपर्टी जो है दैट इज द मेन। ठीक है, आपने स्टॉक बुक डेट्स को जो है ऐसे सिक्योरिटी रख दिया। जैसे आप आईयूबी के अंदर जाएंगे, वहाँ एसएमई इजी करके एक स्कीम होती है, बैंक ऑफ इंडिया में एसेट बैक होती है। इनमें जो है स्टॉक स्टेटमेंट लेते ही नहीं है, वो क्या है, डीपी निकल रही है प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो ऐसे ओके। केस में आपको नहीं मिले, स्टॉक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं। स्टॉक स्टेटमेंट कई बार ले लेते हैं, जैसे बीटीएल है, बड़ौदा ट्रेडर्स लोग, वो फरवरी में ले लेते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि हाँ एक्चुअल में वो बिजनेस यूज कर रहा है नहीं बिजनेस, उसमें है। अदरवाइज मेन प्राइमरी सिक्योरिटी इज प्रॉपर्टी। सर, एक डीपी कैलकुलेशन के लिए ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर्स एंड एडवांस फ्रॉम द कस्टमर्स। देखिए, दोनों चीजें हैं सर। आप एडवांस टू सप्लायर्स को अपने क्रेडिटर्स में से लेस कर सकते हैं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स को भी आप जो है उसमें से कम कर सकते हैं, डेटर्स में से। दिक्कत वहां पे आती है जब पार्टी कहती है कि मेरे आप जो है एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स को आप 90 डेज से क्यों लेस करते हैं, ये मेरे और भी डेटर्स है 90 डेज से ऊपर। अब इसके बारे में कई बार डीपी पॉलिसी स्पेसिफिक नहीं, ये देखा गया है। तो आपको जी। ये अपना जजमेंट देना है इसके बारे में, नॉर्मली आपका नहीं है। लेकिन सैंक्शन लेटर में एडवांस टू सप्लायर्स के ऊपर डीपी का जो है, जैसे मैंने बताया कि एक जगह मैंने देखा था 19 करोड़ से एडवांस टू सप्लायर्स दे रखा, जबकि डीपी पॉलिसी ये बोलती है कि 50 लाख से ऊपर नहीं होना है। तो ऐसे केस में तो फिर उस पर डीपी नहीं बनेगी सर। ओके सर, काइंडली डिस्कस द होम लोन्स वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इज देयर एनीथिंग सर? हाँ सर, आपको देखना है होम लोन के, तो वेरिफिकेशन में मैंने बताया है कि जब भी होम लोन कोई दिया जाएगा तो एग्रीमेंट टू सेल होगा। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि एडवोकेट को दिए जाएंगे, फोटोकॉपी। वो अपनी एक लीगल सर्च रिपोर्ट देगा। सर्च रिपोर्ट में आपको देखना है, जैसे मैंने अभी केस डिस्कस किया सर, कि उसके अंदर देखना है कि वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, जो भी है तो अकॉर्डिंग टू दैट। रोहित जैन जी, केसीसी एनपीए नॉर्म्स ऑलरेडी बीन डिस्कस। हाँ, वो तो है नाउ ही सर। मूविंग अहेड, सॉफ्ट कॉपी। सर, जो मटेरियल आपने बोला वो शेयर कर दीजिएगा स्टूडेंट पार्टिसिपेंट को। मैं कर दूंगा। हाउ कैनरा बैंक मेनी का सॉफ्टवेयर इन्होंने कहा है उसके लिए फ्लेक्स क्यूब है, एक पूछा है, दैट इज फ्लेक्स क्यूब। हाउ मेनी अकाउंट्स वी शुड चेक फॉर आईआरएसी मूवमेंट एनालिसिस? वो तो सर आईआरएससी एनालिसिस में, मूवमेंट में तो आपको सारी अकाउंट चेक करने हैं कि उसमें क्या एडिशन हुआ है, क्या रिकवरी हुई है। दैट इज 100%। वहां तो आपको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं। ओके। प्लीज स्पेसिफाई व्हाट वी शुड टेक एक केयर। और आया है इंटर ऑफिस रिकंसिलिएशन। हाँ, राइट राइट। इसमें सर इंटर ऑफिस रिकंसिलिएशन, मेरे ख्याल से आप शायद इंटर ब्रांच रिकंसिलिएशन को बात करना चाहते हैं, क्योंकि इंटर ऑफिस रिकंसिलिएशन तो कुछ नहीं होता। हाँ, ऑफिस अकाउंट्स होते हैं हर बैंक के अंदर, कई तरह के, जैसे सन्डी डिपॉजिट हो गया, सन्डी क्रेडिटर्स हो गया, क्रिएटर्स हो और गया। भी 20 तरह के होते हैं। ये बड़े फ्रॉड प्रोन है। जिसमें सर आपको क्या देखना है, अगर आपको कोई ऐसे ऑफिस अकाउंट्स मिल रहे हैं, आपको उनके ब्रेकअप लेने हैं। आप बताओ कि क्या ये बैलेंस्ड है अकाउंट, क्या उनका ब्रेकअप है। आपके वहां भी एक ब्रांच में मैं गया हूँ, यूनियन बैंक के, वहां 60 लाख रुपए सन्डी डिपॉजिट में है। अब सन्डी डिपॉजिट क्या होता है कि अगर किसी ने अपने अकाउंट में गलत पैसा जमा करा दिया, अकाउंट नंबर कुछ और है, नाम कुछ और है, या कोई भी पैसा ऐसा आया है जो कि स्पेसिफिकली कहीं बाइफरकेट नहीं हुआ है। अब मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि ये 60 लाख रुपए का आप मुझे ब्रेकअप दो, कि इसकी डेट ऑफ एंट्री क्या है, इंडिविजुअल क्या किसको रिलेट करता है, कितना अमाउंट है। बैंक के पास नहीं है। ये चीज आपको शायद की ऑडिट मैटर्स में भी आप हाईलाइट करो कि ये अकाउंट्स हैं जो कि ऑफिस अकाउंट्स हैं, दीज आर नॉट बैलेंस्ड, एंड दे कैन बी, देयर कैन बी फ्रॉड इन दीज अकाउंट्स। क्योंकि मैंने उनके ऑफिसर से कहा कि आप ये सन्डी डिपॉजिट अकाउंट है, इसमें आप 1 लाख रुपए इस अकाउंट को डेबिट करके अपने अकाउंट में ले जाओ, ऑथराइज मत करो इस अकाउंट को, क्योंकि ट्रांजैक्शन आपने ऑथराइज कर दिया फिर तो पूरा हो जाता है। उन्होंने जैसे एंट्री डाली वो सिस्टम अलाउ कर रहा था उसमें से। तो अब क्या है कि ये फ्रॉड कोड। प्लीज स्पेसिफाई व्हाट वी शुड टेक केयर स्ट्रेस एसेट्स ब्रांचेज। कहाँ पे है? सर, 12:44। अंशुल अग्रवाल जी, प्लीज स्पेसिफाई व्हाट वी शुड टेक केयर स्ट्रेस एसेट ब्रांचेज। ऐसे 12:44। 1244, ओके।
इंटर ऑफिस स्ट्रेस की एसेट ब्रांचेस में आपको क्या देखना है, तो आपको वैल्यूएशन देखना है प्रॉपर्टी का। सिक्योरिटी इज द मेन थिंग, क्योंकि सारे अकाउंट तो एनपीए है ही वहां पे। आपका मेन है कि वहां पे सिक्योरिटी क्या है, और क्या एसेट का क्लासिफिकेशन होना चाहिए, और क्या प्रोविजनिंग है। मेजर जो आपको देखना है वो सिक्योरिटी देखना है। अगर ओके। उन्होंने सिक्योरिटी को रिवैल्यू नहीं किया, जैसे एक प्रॉपर्टी है, आप कह रहे हो कि उन्होंने दिखा रखा है एनपीए तो पहले ही से है, एनपीए होने के बाद उस सिक्योरिटी को उन्होंने क्या दिखा रखा है, सपोज 5 साल पुरानी कोई वैल्यूएशन दिखा रखी है, या जैसे मैंने अभी आपको बताया एक असेट रिकवरी ब्रांच है जिसका हमने लास्ट टाइम ऑडिट किया, उन्होंने दिखा रखा है ट्रक्स, कि ट्रक्स जो है उसकी सिक्योरिटी है, और वो सिक्योरिटी हमें नहीं पता कि वो है या नहीं है। आज ट्रक्स कहाँ पर है, उनका क्या वैल्यूएशन है, 5 7 7 साल पहले फंडिंग करी थी, तो आप उसको फिर नहीं मानेंगे। उनकी आपको सिक्योरिटी मेनली देखनी है, और दूसरी ये देखनी है कि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, अगर उनमें असेट्स में कोई रिकवरी हो रही है income की। दो चीजें बेसिकली है, इनकम कैनरा रिकवरी हो बैंक। रही, अगर रिकवरी हो रही है तो आपको उसको इनकम में डालना है। कैनरा बैंक का सॉफ्टवेयर सर वो ऑलरेडी। फ्लेक्स क्यूब है। ओके। वी कैन वी डिमांड सीसी ऑफ फाइल ऑन ईमेल? नॉर्मली बैंक देता नहीं है, देखिए वो सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, तो ओके। लाइक एसबीआई वो मना कर देते हैं। ओके। As time is limited, bank audit area is wide. Practically, how to complete in short span of time? सर थोड़ा सा टाइम दे पहले, साल भर कॉन्करेंट ऑडिट करें, उसके बाद आसान हो आ जाएगा। जाएंगे फिर तो बड़ा 2 दिन का काम है। बिकॉज बैंक। सर नेक्स्ट लेते हैं। इसके बाद राजेश अरोड़ा जी, फॉर केसीसी वी शुड हैव टू सी एसएलबीसी और आईसीआई गाइडलाइंस सर नोट्स एसएलबीसी इज और बाइंडिंग, आरबीआई मास्टर। आईसीआई गाइडेंस तो एक सजेस्टिव है, लेकिन एसएलबीसी जो है वो एक अथॉरिटी होती है जिसको आरबीआई ने कहा है कि आप जो है उसका डिटरमाइन करेंगे सीजन का, कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन सीजन कितना है क्रॉप का, लॉन्ग ड्यूरेशन क्या है, और ये स्टेट सब्जेक्ट, तो आपको हर स्टेट का हो सकता है अलग अलग। यू हैव टू अलग रिफर अलग। टू एसएलबीसी गाइडेंस। सर ये अरुण गर्ग का नेक्स्ट क्वेरी है। इन केस ऑफ सीसी लिमिट देयर आर ट्रांजैक्शंस इन द अकाउंट एज वेल एज द इंटरेस्ट इज सर्व्ड रेगुलरली देखिए बट स्टॉक आरबीआई गाइडलाइंस, स्टेटमेंट। आरबीआई गाइडलाइन कहती है 180 डेज से ऊपर का स्टॉक स्टेटमेंट है तो अकाउंट एनपीए होगा। अब पार्टी आउट ऑफ स्टेशन है, क्या 6 महीने से लगातार आउट ऑफ स्टेशन है, ये तो सर कंसर्निंग है। स्टॉक स्टेटमेंट इज ओल्डर देन 180 डेज, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एज पर आरबीआई नॉर्म्स ये अकाउंट एनपीए। in spite of account is having हाँ सर, वो तो transactions मैंने and बताया 4 कंडीशंस होती है। हम्म, हम्म। रिन्यूअल 180 दिन से ऊपर, क्रेडिट नहीं आए, या स्टॉक स्टेटमेंट 180 दिन। तो नॉर्मली ऐसे केसेस कम होते हैं, लेकिन अगर है तो अकाउंट तो। सर एक चेकलिस्ट शेयर कर दीजिएगा। एसबीआई का मैं सर ऑडिट नहीं कर रहा हूँ इसका कॉन्करेंट, इसलिए चेकलिस्ट एसबीआई की मेरे नहीं। पास, दैट इज द अच्छा। ओनली बैंक जहाँ पे मेरा, आपको आपको बैंक ऑफ इंडिया चाहिए, इंडियन बैंक चाहिए, आईडीबीआई चाहिए, यूनियन बैंक चाहिए, सारे हैं। एसबीआई का मैं स्टैट ऑडिट करता हूँ, तो इसलिए मेरे पास ये है। ओके। पीपीटी में मेल कर दूंगा सभी को। इंटर ब्रांच रिकंसिलिएशन लॉस्ट इंटर एज ब्रांच रिकंसिलिएशन आजकल नहीं होता, ब्रांच लेवल पे, ये हेड ऑफिस पे होता है, इसलिए इसकी अब जरूरत नहीं। ब्रांच लेवल पर रिक्वायर्ड नहीं है सर। सब कुछ इज देयर एनी मेथड टू चेक 100% फॉर आईआरएसी मूवमेंट वो इन? तो सर इनका स्टेटमेंट बनता है आयरेक का जो है, एनपीए का, कि हमारे इतने एडिशन हुए हैं, आपको मिलेगा वो। उसके बाद आप अकाउंट वाइज उनसे मांग सकते हैं बैंक से। एज योगेश सच कोई रिपोर्ट नहीं निकलती, एज सच बैंक से कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगी कि साहब ये ऐड हुए, ये लेस हुए। हर एक बैंक का अपना सिस्टम है, वहां से आप अपना मूवमेंट देख सकते सर इन योगेंद्र जी कह रहे हैं कि लास्ट ईयर ऑडिट किया था एसबीआई का। देयर वी नोटिस देयर वर लिमिटेशन ऑन द वर्ड हैं। वी हाँ, कैन राइट। ये है डेफिनेटली, है सर, ये तो है ही। एलएफआर के अंदर उन्होंने जगह ही नहीं दी जिसमें आप रिपोर्ट कर सके। रिपोर्ट कर सके सर। ये सर बैंक ऐसे ही चला रहा है बस। एसबीआई में ये प्रॉब्लम है। राइट सर। तो वी विश टू डिस्क्लेम सम थिंग्स और वी डिड नॉट फिर आप गेट मेन सम रिपोर्ट में कर इंफॉर्मेशन। दीजिएगा सर आप। मैन रिपोर्ट में कर दूं सर। राइट। थैंक यू के जी सुमित जी, प्लीज शेयर इंडियन बैंक। सर इंडियन बैंक की भी चेक लिस्ट सर है, मैं कर लूंगा, लिस्ट है। नो प्रॉब्लम एज सच। कैनरा कैनरा बैंक की बैंक। है वो दे दूंगा सर। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की तो थोड़ी बहुत दे दूंगा, बैंक ऑफ इंडिया है या और बैंक से उनका है मेरे पास, तो एज सच सर नो आप प्रॉब्लम। शेयर कर दीजिएगा वॉट दे एवर यू दूंगा। कैन। मैं हाँ, जो साइट भी पर मेरे पास है डालकर मैं सब करूँ, सब आपको पीपीटी कर दूंगा, आप अपना मैं कासा की वेबसाइट पर डालकर उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो जिसको जो एक्सेस करना है वो कर हाँ, सकता है। कर दीजिएगा कोई दिक्कत एंड आई थिंक नो अदर क्वेरी। सब सब यहाँ नहीं। पर मेल आईडी मत लिखें। मैं जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वहीं से शेयर कर दूंगा। इन मैन रिपोर्ट वी इन द मैन रिपोर्ट एज वेल एज देयर वर लिमिटेशन
सर वो मैं एसबीआई का बोल रहे होंगे। हाँ, ये तो एसबीआई की। सर जो उन्होंने दिया है उसी में करना है काम, उससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। राइट सर। सुमित सर जी जरा थोड़ा सा केसीसी जरा डिस्कस करना चाह रहे हैं, इशू बहुत आ रहा है। हाँ जी जी। बताइए सर, क्वेरी सर पर्टिकुलर ऐसे को है कि डिस्कस आरबीआई करिए। ने ड्राफ्ट गाइडलाइन निकाली है, जो उसमें वो शॉर्ट टर्म क्रॉप 12 महीने का लिखा हुआ है। तो बैंक से कल ठीक मीटिंग है। चल रही थी, वो कह रहे जी 12 महीने तो देखो आरबीआई ने मान लिया है। बारह हम्म। बारह 24 और 12 महीने 36 महीने तक नहीं तो सर, जिसका पैसा नहीं है उसको आपने एनपीए नहीं डालना। नहीं ऐसा 12 महीना तो कुछ नहीं है, 12 महीना मैक्सिमम होगा। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप सीजन बस वो वो होता है लिख रही है आरबीआई जो। ने ड्राफ्ट लिस्ट में लिखा हुआ है ना, बस वो 12 का लगे हुए नहीं, 12 कहाँ पे आरबीआई, सर आरबीआई ने कहाँ लिखा है कि ये 12 महीने मार्च का का शॉर्ट। कोई 6 मार्च का कोई आरबीआई ने ड्राफ्ट निकाला है कोई केसीसी नहीं वो गाइडलाइन के ड्राफ्ट लिए होगा, ना। लेकिन आप डायरेक्ट टॉक्स देखिएगा 28 नवंबर 2025 का। क्योंकि उसके जो अंदर हमारा उन्होंने। इंस्टीट्यूट का गाइडलाइन जो है ना वो क्लियर है, उन्होंने क्या एग्जांपल जो दिया है भी 1 अप्रैल 22 को हुआ, अगर वो पैसा 31 दिसंबर 23 तक नहीं आया, मतलब 21 महीने में, तो वो एनपीए है। सर 21 महीने का भी मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप अगर उनसे डिस्कस करिए बैठ के तो आरबीआई गाइडलाइन क्या कहती है, दैट इज वो नहीं यही कहती है गाइडेंस कि गाइडेंस नोट में बिल्कुल क्लियर है सर, ये हमें सर आगे हमें 21-24 महीने का ही डालने गाइडेंस हैं। नोट पे नहीं, वो आप गाइडेंस नोट अगर हमको दिखाएंगे ऊपर तक जाएगी, वो कहेंगे हम आरबीआई सर्कुलर्स के हिसाब से चलते हैं सर, बाकी कॉल लेना है वो ऑडिटर के ऊपर है। क्योंकि बट लास्ट ईयर भी हमने 24 महीने का एनपीए डाला है, कोई इशू नहीं है। हाँ बहुत ठीक हुआ है सर। लेकिन बाद में वो एग्री कर गए। ठीक है सर, लेकिन वो इस बार वो जहाँ। आरबीआई ड्राफ्ट सर्कुलर के कारण वो 36 महीने कर रहे हैं। नहीं वो क्या आरबीआई का ड्राफ्ट सर्कुलर जो है वो क्या प्रॉपर मतलब अल्टीमेटली इनकॉर्पोरेट हुआ है 28 नवंबर में? मुझे तो कहीं मैंने तो दिखाई वही नहीं दिया। बोला, मैं क्या वो तो अभी ड्राफ्ट सर्कुलर आया है, वो तो जब हाँ, इम्प्लीमेंट होगा तब होगा। तो हमारे को तो ऐसा कहीं दिखाई नहीं दिया, हमें तो यही आरबीआई का डायरेक्ट सर्कुलर है 28 नवंबर 2025 का, जिसके हम्म अंदर वही नॉर्म्स हैं जो पहले होते थे। हम्म। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप 2 सीजन अगर निकल गए तब होगा, लॉन्ग बिल्कुल ड्यूरेशन बिल्कुल। सीजन निकल जाएगा। और क्योंकि शॉर्ट सुप्रीम टर्म कोर्ट जैसे डिसाइड वीट करेगा सर वीट वो। लगा रहे हैं या राइस लगा रहे हैं, वो 6-6 महीने में आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं आप कर लीजिए, मैं अगर बैंक एग्री है तो सर आप कर दीजिए, ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम्म जो आरबीआई गाइडलाइन है वो यही है कि शॉर्ट ड्यूरेशन है तो 2 सीजन, लॉन्ग ड्यूरेशन है तो 1 सीजन। अब वो सीजन कौन डिसाइड करेगा, वो एसबीएलसी कहता है, वो डिसाइड करेगा। मतलब ये आरबीआई भी डिसाइड नहीं करेगा, आरबीआई ने अथॉरिटी दी है एसबीएलसी को, वो डिसाइड करेंगे, वो स्टेट बैंकर्स लेवल कमेटी नहीं नहीं, डिसाइड वो तो करती है। एसएलबीसी भी ऐसे ही कह रहा है भी क्रॉप जो है वो 6 महीने में हो जाती है। सर वो और दोनों नौ छह महीने छह महीने वाली नहीं हैं। नहीं वो ठीक है, अगर वहां का स्टेट लेवल कह रहा है तो ठीक है तो सर, फिर छह कितने महीने महीने नहीं में है। बनेगा आपके हाँ जी। हिसाब से, अगर 6-6 महीने है तो? 6 6 महीने है तो जिस दिन से ओवरड्यू हुआ है सर, जो दिन से आपका अकाउंट रिपेमेंट के लिए ओवरड्यू हो गया, उसमें से हम्म 2 क्रॉप सीजन और आप ऐड कर देंगे। वही फिर 21 महीने बन गए ना सर, मेरा भी वही व्यू है सेम। हाँ बस, वो जैसे भी आपका है, जिस हम्म। दिन से रिपेमेंट ओवरड्यू हुआ उसमें आप 2 सीजन आप और ऐड कर दीजिएगा। ज्यादा अकाउंट रिलैक्सेशन देनी 3 महीने और दे दो, मार्केटिंग वार्केटिंग जो कुछ करना चाहते हो 3 महीने और अप बढ़ा टू लो। हार्वेस्टिंग, अप टू हार्वेस्टिंग है इसके अंदर। हाँ बिल्कुल, 24 महीने से ज्यादा तो बनता नहीं है वो। नहीं वो तो आप एक थंब रूल ले लीजिए, अगर 3 साल से ऊपर के या 4 साल से ऊपर के तो वो तो अकाउंट एनपीए बनेंगे, हम्म उसमें तो कोई ऐसी बात है। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू। केसीसी की रिन्यूअल अगर पेंडिंग है तो वो एनपीए में नहीं जाएगा? नहीं सर, ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है रिन्यूअल की। वो कहता है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अगर वो ओवरड्यू है और क्रॉप सीजन से ओवरड्यू हो चुका है तो। प्रिंसिपल तो आना ही चाहिए ना, ये तो श्योर है कि पूरे 21 महीने में प्रिंसिपल एक बार आ जाना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, और दोनों में से कोई केसीसी, भी। हाँ हाँ, कोई रिन्यूअल के केसीसी रिन्यूअल का में बेस नहीं है कोई इसके अंदर। कारण 5 साल बाद रिन्यूअल ही नहीं करवाई सर, और चला नहीं गया। देखिए, रिन्यूअल का इसने दिया ही नहीं है डायरेक्ट नॉर्म्स में कि अगर रिन्यू नहीं होता तो ओवरड्यू हो जाएगा ऑब्वियसली। अगर अकाउंट 5 साल का जैसे केसीसी बनता है पहले, फिर वो 5 साल तक हो जाता है, दस दस हम्म परसेंट उसमें एनहांसमेंट होता रहता है लाइक दिस, हम्म। वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर हम्म। अकाउंट रिन्यू नहीं हुआ तो उसका बेस इसमें नहीं है कहीं पे भी कि वो अकाउंट होगा। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, ओके नवदीप सर। थैंक यू जी। सर थैंक यू फॉर वंडरफुल डिस्कशन में एक बार क्वेरी देख लेता हूँ, अगर कोई और आई हो लास्ट में। इन लास्ट गुड आफ्टरनून, थैंक यू। दीपे एवरी एवरी बैंक एक्सक्यूज फॉर 36 मंथ फॉर केवीसी। ये तो केवीसी का केसीसी का तो क्वेश्चन रहता ही रहता है सर, हर रहते ब्रांच ही में है। रहता है। देखिए दो दो चीजों पे ज्यादा कंफ्यूजन है मैं देखता हूँ, एक केसीसी और एक गोल्ड लोन। गोल्ड लोन पे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, जैसे आप ओवरड्यू हम्म हो गया तो एनपीए हो हम्म। जाएगा, ये हो जाएगा। वो अभी थोड़ा सा अपने को क्लैरिटी चाहिए। सर विद दिस सर कंक्लूड करते हैं सर। वंडरफुल सेशन, और सबको बैंक ब्रांच ऑडिट के बारे में सर आईआरएसी नॉर्म्स से रिलेटेड काफी कुछ सीखने को मिला। एंड फॉर जनरल डिस्कशन एंड हाउ टू स्टार्ट एंड अदर थिंग्स, वी आर अगेन मीटिंग ऑन 31st 4 p.m. by another star speaker CA Gopal ji Agarwal. So join us everyone.
एंड थैंक यू अकील सर फॉर योर वंडरफुल डेलिब्रेशन एज ऑलवेज। इतना सा डिटेल में जो आपने बताया, मैं इसको आगे भी शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग के बाद, सो दैट एवरीवन कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस। सो आई काइंडली शेयर द इंफॉर्मेशन सो दैट वी कैन पास ऑन टू मेंबर्स। थैंक ठीक यू है। सर, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच सर, थैंक यू।